कभी गैरों से तो कभी अपनों से, हकीकत से तो कभी सपनों से। मुलाकात होती गई जिंदगी के सफर में इन सभी से, बचे खुद से थोड़ा फासला रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में और लुभाव के विषयों पर बेस्ट सेलर किताबें लिखी। और ये वाली किताब यानी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर 2018 में प्रकाशित होकर आई थी और उसके लोकार्पण के पहले ही रॉबर्ट को एक बहुत बड़ा दिल का दौरा आया, जिससे उनके बाएं हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया था। ये किताब पेरिकल्स, क्वीन एलिजाबेथ और मार्टिन लूथर किंग जूनियर और कई ऐसी महत्वपूर्ण शख्सियतों के जीवन में झांकती है और उन पर लिखी गई है। ये किताब सिखाती है कि खुद को अपने आप से पृथक कर यानी अलग कर हम अपनी भावनाओं को काबू में ला सकते हैं। कैसे हम खुद पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं, दूसरों के मुखौटे पहचान सकते हैं और जीवन में अपना एक अलग रास्ता बना सकते हैं। इस किताब पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं आर्थर शोपेनहावर का लिखित एक कथन, जो कि कहता है कि अपने जीवन काल में यदि आपको किसी की बुद्धिहीनता या मतलबीपन का कोई नमूना देखने को मिले तो उससे परेशान ना हो, बल्कि उस अनुभव को अपने ज्ञान की वृद्धि समझें। मानवता के चरित्र को समझने के इस सफर का एक पड़ाव समझें। उस जानकारी के प्रति आपका रवैया उस तत्वज्ञानी सा होना चाहिए जिसे अपने अनुसंधान में किसी तत्व के बारे में एक और नई जानकारी मिली हो। अपने जीवन काल में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कईयों के साथ लंबा समय बिताते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और उन पर भी अपना एक प्रभाव छोड़ जाते हैं। इन अनुभवों में से कई अनुभव अक्सर खुशनुमा नहीं होते। फिर इसकी वजह भले ही हमारे दोस्त हों या सहपाठी या सहकर्मी या कोई साथी या के हमारे बड़े खुद हों, मन पर एक खट्टा सा असर रह जाता है। इस तरह की अनुभूति जब बार बार होने लगती है तो कई बार हमें अपने आप पर शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में कोई कमी है या त्रुटि है जिसके कारण ऐसा होता हो। ऐसे में हम अक्सर इस बात से बेखबर होते हैं कि ऐसे अनुभव अलग अलग किस्म के मानव स्वभावों के गठन से प्रभावित होते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि संचालन के विकास में बोलचाल की भाषा के आने से पहले हाव भाव और भावनाओं की अभिव्यक्ति से हमारे पूर्वज एक दूसरे को समझते थे। हर्ष, उल्लास, राग, द्वेष, क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि ऐसी भावनाओं की अभिव्यक्ति से हमारे पूर्वजों ने मानव समाज की एक सूझबूझ बनाई, जो आज हमारे अंतर्मन को अंदरूनी समझ के रूप में विरासत में मिली है। पर इस सूझबूझ को हमेशा समझ पाना आसान नहीं होता। ना ही जीवन के प्रत्येक प्रसंग में हमारे पास इतनी सहूलियत होती है या इतना समय होता है कि हम ज्ञान के इस अथाह सागर का लाभ उठा सकें। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए इस किताब को लिखा गया है। इस किताब के हर एक अध्याय में मानव स्वभाव के एक एक पहलू को एक नियम के रूप में समझाया गया है, जिस पर आने वाले भागों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इन नियमों के बारे में जानकर आपको बहुत सारी बातें पता लग पाएंगी, जैसे कि इन नियमों की समझ आपको एक शांत और सुशील स्वभाव का इंसान बनने में मदद करेगी। आप परोक्ष रूप से बाकी लोगों के व्यवहार का निरीक्षण कर पाएंगे। इससे आपको एक अद्भुत स्वतंत्रता का एहसास होगा और आप आम जिंदगी की चिकचिक से ऊपर उठ पाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग अपने स्वभाव पर दबे रूप से प्रकाश डालते हैं, पर हम उन इशारों को समझ नहीं पाते। इस किताब को पढ़कर आप उन इशारों को आसानी से समझ सकते हैं और इंसान पहचानने की प्रतिभा विकसित कर सकते हैं। जीवन के सफर में हमें कई बार लालची, चालाक और मतलबी लोग मिलते हैं। उनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि दिमाग पर एक अमिट नकारात्मक छाप रह जाती है। इन नियमों को जानकर आप ऐसे लोगों से पहले से सचेत हो अपना रास्ता बदल सकते हैं या उनका अपने आप पर असर कम कर सकते हैं। ये नियम लोगों को प्रोत्साहित और प्रभावित करने में आपको सक्षम बनाते हैं, जिससे आपका जीवन काफी सरल बन जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ आएगा कि मानवीय स्वभाव कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है, जिससे आपको अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों पर भी विजय हासिल करने में आसानी होगी। इन नियमों के अध्ययन के बाद आप एक संवेदनशील इंसान बन सकते हैं, जिससे औरों के साथ आपका बंधन स्नेह और संतुष्टि में निपुण होगा। अंततः ये नियम आपको अपनी ही दक्षता से रूबरू कराएंगे। इस कारण आपको अपने भीतर एक ऐसी महान शख्सियत नजर आएगी जिसे आप दुनिया के सामने उजागर करना चाहेंगे। एंटन चेखोव की माने तो इंसान में बेहतरी के लिए तब्दीली तभी आ पाएगी जब उसे आईना दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की प्रस्तुति में अभी यही था। उम्मीद है आपको इसे सुनकर मजा आया होगा। आगे के भागों में विस्तार से चर्चा होगी मानवीय स्वभाव के नियमों पर।
नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं इस भाग को लेकर आपके विचारों के बारे में। जिंदगी में बहुत सारी बातों को हम तर्क, बुद्धिमत्ता और अपनी अक्ल से समझने की कोशिश करते हैं और अक्सर उसमें कामयाब भी रहते हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई से संबंधित बातें जैसे कि विज्ञान, भौतिकी, रसायन, गणित इत्यादि जैसे जटिल विषयों को समझने में हमारा तर्क ही काम आता है। लेकिन जिंदगी के बहुत पहलू ऐसे होते हैं जहां बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में। और इस भाग में चर्चा होगी रैशनैलिटी यानी तर्क संगतता और अपनी भावनाओं के नियंत्रण पर। छोटी मोटी सफलता से हमें कई बार ऐसा लगने लगता है कि हम मुकद्दर के सिकंदर हैं और अपनी जिंदगी को हमने अच्छी तरह से सोच समझकर सुलझाया हुआ है। हम ये भी सोचते हैं कि सारे बड़े बड़े फैसले हमने दिमाग से लिए हैं न कि दिल से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हकीकत और हमारी सोच में एक बड़ा फासला होता है। हमारे जाने बगैर ही हमारी भावनाओं, हमारे एहसासों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ फैसले कितने ज्यादा भावुकता भरे माहौल में लिए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अहम हमको ये देखने नहीं देता कि हम पर भावनाओं का कितना असर है। तर्क संगतता यानी कि रैशनैलिटी वो शक्ति है जिससे हम इन भावनाओं को पृथक करके देख सकते हैं। हड़बड़ाहट की जगह सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। हम खुले मन से कोरी हकीकत को देखकर पहचान सकते हैं। इस शक्ति के उपयोग की आदत हमें डालनी चाहिए। आइए सुनते हैं इससे संबंधित एक किस्सा इतिहास के पन्नों से। बात है 432 बीसी की और कहानी है एथेंस और स्पार्टा के बीच दुश्मनी की। इन दोनों टापू वाले शहरों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। जब स्पार्टा ने एथेंस पर हमला करने का फैसला किया तो उससे पहले स्पार्टा की सरकार ने एथेंस को शांतिपूर्वक समर्पण का विकल्प दिया। साथ ही शांति बनाए रखने की जो शर्तें थीं, वो भी एथेंस के लिए किसी अन्याय से कम नहीं थी। अब एथेंस के सामने दो ही रास्ते थे, या तो शांतिपूर्वक परोक्ष रूप से गुलामी को स्वीकार करो या स्पार्टा से लड़ो। दोनों ही सूरतों में एथेंस को नुकसान था। अगर वो शांति का रास्ता अपनाते तो धीरे धीरे उनकी संस्कृति, उनके समाज, उनके मूल्यों का पतन होता, जिससे एथेंस में दुख फैलता। अगर लड़ाई का रास्ता इख्तियार करते तो उनके जवान तो मरते ही, साथ ही स्पार्टा की सेना ज्यादा शक्तिशाली थी, सो हार निश्चित थी। स्पार्टा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर कई घंटों तक बिना किसी निष्कर्ष के बहस होती रही। कई घंटों की दिशाहीन बहस के बाद एथेंस के प्रसिद्ध और पुराने नेता पेरिकल्स ने कमान संभाली। सभा में उपस्थित हर इंसान को पेरिकल्स के विचार जानने की उत्सुकता थी, क्योंकि पिछले कई दशकों से उनकी सूझबूझ और युक्ति संगत बातों से एथेंस में आर्थिक, वैचारिक और कलात्मक विकास हुआ था। इसी कारण अब युद्ध के दोराहे पर खड़ी एथेंस की नगरी सोच रही थी कि पेरिकल्स के मन में क्या चल रहा होगा। उनके मन में चल रहे दबे छुपे अनकहे विचारों को मानो किसी ने आवाज दे दी हो। पेरिकल्स ने कहा कि उन्हें पता है कि वो सारे के सारे युद्ध में जाने का फैसला जिस तत्परता से लेते हैं, उसी तत्परता के साथ युद्ध में भाग नहीं ले पाते। और साथ ही पेरिकल्स को स्पार्टा का रवैया भी पसंद नहीं था। इसीलिए उनके सामने दुविधा थी कि कैसे बिना लड़े युद्ध में जीत हासिल हो सके। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया एथेंस को बाहरी हमले से सुरक्षित करने का। पेरिकल्स ने हिसाब लगाया कि अगर स्पार्टा को एथेंस के अंदर घुसकर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो न सिर्फ स्पार्टन्स थक जाएंगे, बल्कि उनमें अंदरूनी टकराव और मनमुटाव शुरू हो जाएगा, जिससे स्पार्टा कमजोर पड़ जाएगा। शुरू में लोगों को शंका थी, पर धीरे धीरे लोगों ने उनके सुझाव को मान लिया। कई वर्ष बीत गए छोटी मोटी झड़पों में। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, पर पेरिकल्स के अनुसार स्पार्टा का धैर्य भी नहीं टूटा। फिर एथेंस में एक भयानक हैजा फैला, जिसने सारे समीकरण बदल कर रख दिए। एथेंस के लोग बीमार पड़ने लगे, पेरिकल्स भी। धीरे धीरे उनके राजनीतिक विरोधियों ने पेरिकल्स के खिलाफ अभियान चलाया और लोगों में दबी हुई युद्ध की भावना को गुहार लगाई। कुछ समय बाद पेरिकल्स की मृत्यु हो गई। एथेंस पर बुद्धिमत्ता और युक्ति संगत बातों की रही सही छाया भी हट गई। बचे हुए गुटों ने अपने अपने हिसाब से भावनात्मक फैसले लिए और अंत में एथेंस की न सिर्फ हार हुई, बल्कि घोर अपमान भी हुआ और उनकी सरकार को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे व्यवहार, हमारे फैसलों और अंततः हमारे जीवन पर भावनाओं का बहुत गहरा असर होता है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे सारे फैसले तर्क के आधार पर लिए गए हैं, जबकि औरों के फैसले भावनात्मक तौर पर लिए गए हैं और इसीलिए हमारे फैसले सही हैं, औरों के नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि हर एक इंसान के स्वभाव पर भावनाओं का बहुत ही गहरा, अप्रत्यक्ष और अचूक प्रभाव होता है। ये प्रकृति का नियम है।
युक्ति संगति यानी कि रैशनैलिटी हमसे भावनाओं को नकारने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये कहती है कि भावनाओं के अस्तित्व का मान रखा जाए, उनके प्रति संवेदनशील होना जरूरी है और साथ ही साथ जरूरी है उनको अपने नियंत्रण में रखना। अपनी भावनाओं से हम अलग हो सकते हैं, जुदा नहीं। इस बारीक फर्क को समझना बेहद जरूरी है। किसी को तर्कहीन बुलाना अपमानजनक हो सकता है। अक्सर जो लोग हमसे सहमत नहीं होते उन्हें हम तर्कहीन कह देते हैं, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है। इसीलिए तर्क संगति और तर्कहीन के फर्क को समझना जरूरी है। आइए इसके लिए सुनते हैं कुछ उदाहरण। अगर किसी को कोई सहायक या प्रबंधक को काम पर रखना है तो एक तर्क संगति वाला इंसान सामने वाले की प्रतिभा और उसके कौशल के आधार पर फैसला लेगा। वहीं दूसरी तरफ एक तर्कहीन इंसान सामने वाले की खूबसूरती या उसके लुभाने के अंदाज के आधार पर या फिर अपनी किसी सहूलियत के आधार पर किसी कम प्रतिभा वाले इंसान को भी काम पर रख सकता है। हमारे पूरे जीवन पर बचपन का एक बहुत ही गहरा और अमिट असर होता है। अबोध अवस्था में हमारे चित्त में और हमारे अचेतन मन में कई ऐसी बातें घर कर लेती हैं जो आजीवन हमारे साथ रहती हैं। हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व के आकार प्रकार भी इन्हीं बातों के प्रभाव से होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव जीवन काल के 7 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र में हुए अनुभव और सीखे गए सबक सदा के लिए हमारे साथ रहते हैं। जैसे सोचिए कि किसी बच्चे की माँ बहुत ही स्वार्थी और दूसरों पर हावी होने वाले व्यक्तित्व की हो और इसी कारण उस बच्चे ने बचपन में अनदेखेपन को महसूस किया हो, या उस बच्चे के साथ उसकी माँ बहुत ही तटस्थ थी, तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर रिश्ते निभाने में बेहद अपरिपक्व और असमर्थ रहेगा। उस बच्चे को हमेशा लगेगा कि उसकी जीवन साथी उसे कभी न कभी छोड़कर चली जाएगी, जैसे बचपन में उसकी माँ चली जाया करती थी। अपनी साथी द्वारा छोटे से छोटे व्यवहार से उसके अंदर वो दबी भावनाएं जाग जाएंगी। अब ऐसे में अगर वो बच्चा बड़ा होकर एक युक्ति संगत इंसान होगा तो उसे अपने आप पर भावनाओं के इस प्रभाव का ज्ञान हो जाएगा और वो उन पर नियंत्रण पा अपने जीवन को सुधार सकता है। इतिहास को पढ़कर इतना तो साफ हो जाता है कि मानव समाज पर युक्ति संगति का असर धूप छांव सा है, आता है जाता है। पेरिकल्स द्वारा स्थापित बुद्धिमत्ता के युग के बाद अंधविश्वास का एक युग आया। समय के चक्र सा ये चक्र भी निरंतर चलते रहता है। जैसे अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते रहते हैं, बिल्कुल वैसे इस चक्र से बचने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने कुछ आसान तरीके बताए हैं। जैसे कि पहला तरीका, अपने आप को भली भांति पहचाने। दूसरा तरीका, अपनी भावनाओं की जड़ें गहन चिंतन द्वारा पहचाने। तीसरा तरीका, हड़बड़ी में कोई भी प्रतिक्रिया देने से कतराएं। चौथा तरीका, लोगों की हकीकत को स्वीकार करें। पांचवा तरीका, सूझबूझ और भावनाओं से संतुलन बनाए रखें। और छठा और आखिरी तरीका, तर्क संगति को दिल से अपनाएं। पेरिकल्स, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, एब्राहम लिंकन, इस तरह की शख्सियतों ने इन सिद्धांतों के दम पर ही इतिहास रचा है। तो दोस्तों इस भाग में यहीं तक। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगले भाग में हम बात करेंगे संवेदनशीलता और स्वप्रेम पर। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं खुद की। संवेदना मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। संवेदना की प्राकृतिक अनुभूति इंसान को इंसान से जोड़ती है। संवेदना के सटीक इस्तेमाल से हम अक्सर दूसरों के हाव भाव को समझ उनकी मनस्थिति का आकलन कर सकते हैं। इससे हम दूसरों को अनचाही चोट पहुंचाने से बच सकते हैं। सोचिए अगर आपको ऐसा करने की ताकत मिल जाए तो आप कितने सारे मनमुटावों से अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में और इस भाग में हम बात करेंगे संवेदनशीलता और स्वप्रेम पर। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान को दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक अनकही अंदरूनी इच्छा होती है कि हर तरफ बस हमारी ही चर्चा हो। इस ध्यान की कमी से हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, पर कभी कभी इसका उल्टा असर भी हो जाता है। ध्यान की ये चाहत शोहरत की भूख में बदल जाती है और इंसान उसी चक्कर में अपने होश खो बैठता है। कई ऐसी शख्सियतें होती हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा अपने आप से प्यार होता है। हर इंसान मूलभूत रूप से स्वार्थी तो होता ही है, पर ऐसी शख्सियतों के स्वार्थ की सीमा आसमान को पार कर सकती है। ऐसे लोगों को अपने अलावा कोई और नजर नहीं आता। दूसरे लोग इंसान नहीं बल्कि इन लोगों के इरादों को पूरा करने का एक जरिया मात्र होते हैं, जिनका इस्तेमाल करने में ऐसे लोगों की पलक तक नहीं झपकती। अंग्रेजी भाषा में ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कहते हैं, जो कि ग्रीक लोक कथा से उठाया गया है। इस लोक कथा में नार्सिसस नाम का एक राजकुमार था जो किसी से भी प्रेम करने में असमर्थ था। एक दिन पानी में अपना ही प्रतिबिंब देख उसे अपने आप से प्यार हो गया। उसकी मृत्यु के बाद वो नार्सिसस नाम के एक फूल में परिवर्तित हो गया और वहीं से नाम पड़ा ऐसे लोगों का जो बहुत ज्यादा स्वकेंद्रित होते हैं, जिन्हें अपने अलावा और कोई नहीं दिखता। इंसान के दूसरों से मिलने वाले ध्यान की एक सीमा होती है।
अपने आसपास के लोग, भाई बहन, यार दोस्त, परिजन, इन सब से इसी ध्यान को लेकर प्रतिस्पर्धा होती रहती है। ऐसे में नार्सिसिस्ट लोग दुविधा में फंस जाते हैं। उन्हें अपना असली चेहरा दिखाना नहीं होता है और दूसरों की परवाह करनी नहीं होती, पर ये दोनों विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, जिससे नार्सिसिस्ट लोगों को दूसरों की परवाह करने का ढोंग रचना पड़ता है। इस ढोंग के कारण लोगों में उत्पन्न होती है आपसी राजनीति। ये राजनीति शासकीय नहीं होती, बल्कि सामाजिक और सभ्यता से जुड़ी होती है, जैसे कि पारिवारिक राजनीति, ऑफिस में राजनीति, दोस्तों में आपसी रिश्ते में राजनीति वगैरह वगैरह। इस तरह के लोगों से बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बेझिझक और निस्संदेह आपका इस्तेमाल करेंगे ही अपने मतलब के लिए, और मतलब निकलते ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह आपको निकाल फेंकेंगे। नार्सिसिस्ट लोगों में एक खास बात होती है, ऊपरी सतह पर ये लोग बहुत लुभावने होते हैं, यानी कि चार्मिंग। उनमें एक अद्वितीय प्रतिभा और अद्भुत कौशल होता है कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ऐसे लोग शुरू में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण महसूस कराएंगे। वो आपको एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं। किसी का ध्यान पाने की आपकी अंदरूनी इच्छा को वो अच्छी तरह से पूरा करेंगे। ऐसा तब होगा जब तक उनको आपसे काम है, या उनके किसी मकसद को पूरा करने में आप सीढ़ी की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह के एक इंसान की जिंदगी में एक झलक डालते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भूतपूर्व सोवियत यूनियन के शासक जोसेफ स्टालिन की, जिनका जन्म 1879 में हुआ था और मृत्यु 1953 में। स्टालिन इतिहास में एक सामूहिक हत्यारे और राक्षस की तरह दर्ज हैं, पर क्या वो जन्म से ऐसे ही थे? स्टालिन की जवानी के दिनों के बारे में बात करें तो वो एक बहुत ही जिंदा दिल, दिलचस्प और हंसमुख इंसान थे। किसी को भी अपनी बातों से लुभा लेना, मोहित कर लेना, मानो उनके बाएं हाथ का खेल था। मिलनसार प्रवृत्ति के स्टालिन को लोग पसंद करने लगे। रूस के इतिहास में चर्चित रूस की क्रांति से जुड़े क्रांतिकारियों को स्टालिन ने बहुत ही महत्व दिया। उन्हें 7वें आसमान पर बिठाया। उन्हें एहसास दिलाया कि वो अब स्टालिन के साथ एक अटूट बंधन से जुड़े हुए हैं। रूसी क्रांति की बागडोर स्टालिन के हाथ में आ चुकी थी। उनके शालीन व्यक्तित्व के कारण वो क्रांतिकारियों में काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। उनके स्वभाव की अंदरूनी परतें खुलने लगीं, जैसे प्याज के छिलके हटने लगते हैं। इस परिवर्तन का मुख्य कारण 2 घटनाएं थीं, जो 1932 और 1934 में घटी। 1932 में स्टालिन की पत्नी ने आत्महत्या कर ली और 1934 में उनको तख्त से हटाने का षड्यंत्र रचा गया। स्टालिन के विश्वासी और करीबी दोस्त थे सेर्गेई किरोव। किरोव एक बहुत ही ईमानदार, जुझारू और कर्मठ नेता थे। साथ ही वो स्टालिन के प्रति बहुत वफादार भी थे। 1934 में रूसी अधिकारियों ने किरोव के सामने प्रस्ताव रखा स्टालिन को गद्दी से हटाने का। इसके पीछे कारण था स्टालिन की किसान विरोधी नीतियां, लेकिन किरोव ने इस तख्ता पलट योजना की जानकारी स्टालिन को दे दी। किरोव को बाद में समझ आया, लेकिन ये उनके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती थी। पहले ही उनकी बढ़ती लोकप्रियता स्टालिन को अंदर से कचोट रही थी। उस पर अपने ही अधिकारियों द्वारा पीठ में छुरा भोंकने के प्रयास ने स्टालिन को झकझोर दिया। उनको लगा जैसे ये सारा का सारा किरोव का किया कराया है, और वो किरोव से ईर्ष्या और घृणा की भावना से ग्रसित हो गए। किरोव ने भी स्टालिन के अपने प्रति बर्ताव में इस बदलाव को महसूस किया और उन्हें तब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद शुरू हुआ कई वर्षों तक चलने वाला मौत का तांडव और अनावश्यक नरसंहार। स्टालिन ने किरोव से शुरुआत की और धीरे धीरे करके बहुत से ऐसे अधिकारियों को या तो मार दिया या मरवा दिया, जिन पर उन्हें शक होता कि उनकी नजर स्टालिन की कुर्सी पर है। स्टालिन पर अपने शक्की स्वभाव का इतना अधिक प्रभाव था कि वे अक्सर अधिकारियों को अपने साथ पूरी रात खेल खेलने के लिए बुलाते। इस रात भर चलने वाले खेल में वो उनसे कई तरह के सवाल करते, उनके मन में झांकने की कोशिश करते। अधिकारियों को पता होता था कि इस खेल में चित भी स्टालिन की और पट भी। वो उनके सवालों का जो मर्जी जवाब दे दें, स्टालिन वही सुनेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। वो खुद धीरे धीरे पीते ताकि उनका होश बना रहे, पर अधिकारी को ज्यादा पिलाते, जिससे कि अधिकारी का खुद पर काबू कम हो और उनके मन की बात बाहर आ सके। स्टालिन जैसे नार्सिसिस्ट को औसत से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, इसीलिए वो लोगों को लुभाकर, उनसे संवेदना का ढोंग रचाकर उनसे जरूरी चीज हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत बारीकी से लोगों का निरीक्षण भी करते हैं और बदलते बर्ताव के प्रति सतर्क भी रहते हैं। अपनी ध्यान की अमिट भूख को मिटाने के लिए ये लोग सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर शक्ति के पीछे भागते हैं और उस शक्ति, उस रुतबे, उस ओहदे और उस रसूख को संभाल कर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग किसी से सच्चा प्रेम या सच्ची संवेदना नहीं रखते। ये लोग किसी को अपने करीब ना आने देते हैं और ना ही खुद किसी के करीब जाते हैं। ऐसी शख्सियतों की जड़ें बचपन में मिलेंगी। स्टालिन के पिता बचपन में उनको बेरहमी से पीटते थे और उनकी माँ से भी उन्हें न कोई खास स्नेह, न वात्सल्य, कुछ भी नहीं मिला। अगर मिली तो बस बेरुखी।
इसीलिए उन्होंने बस एक ही तरीका सीखा, लोगों को इस्तेमाल कर अपना काम निकालने का और उस प्रक्रिया में किसी भी हद तक जाने का। संवेदना और नार्सिसिज्म यानी कि घोर स्वार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है वो है इंसानी सूझबूझ और विवेक। विवेक से हम न सिर्फ दूसरों के अपने प्रति हानिकारक इरादों और व्यवहार को पहचान कर सतर्क हो सकते हैं, बल्कि इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि हमसे तो कहीं जाने अनजाने किसी का नुकसान नहीं हो रहा, और यदि ऐसा हो भी गया तो स्थिति को सुधारा कैसे जाए। संवेदना हमें दक्ष बनाती है, न सिर्फ दूसरों के दर्द को समझने में, बल्कि जिंदगी हमें दूसरों की परिस्थिति, तथ्य, परिपेक्ष और दृष्टिकोण को देखने की प्रतिभा भी प्रदान करती है। पर सच्ची संवेदना का विकास सरल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अंदर के स्वार्थ और अहम को हराना पड़ता है, और जिसने वो कर लिया वही सज्जन व्यक्ति है। तो दोस्तों, इस भाग में यहीं तक। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगले आने वाले भागों में हम ऐसी ही और बड़ी सारी बातें करने वाले हैं। तो और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की लिखी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की। इस भाग में जिस गुण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है संवाद, यानी संचार, और जिसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वैसे तो हम इंसानों के अंदर एक बड़ी अद्भुत शक्ति है जिसे हम कहते हैं भाषा और उसकी समझ। लेकिन क्या आपने कभी इस भाषा के परे सामने वाले के अंदर झांकने की कोशिश की है? जवाब अक्सर ना में ही आता है, या फिर ये सुना जाता है कि हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं लगती। पर सच तो ये है कि अगर हम अपने अलावा आसपास के माहौल, उसमें रह रहे लोगों की सच्चाई जानना चाहते हैं, उनके मन में चल रही बातों को जान पाते हैं, तो इससे बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। हम सब जो कहते हैं वो अधिकतर हम कहना नहीं चाहते, और जो कहना चाहते हैं वो नीरस है। इस बात को एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके नायक का नाम है मिल्टन एरिक्सन। ये एक जानी मानी शख्सियत हैं जिन्होंने हिप्नोथेरेपी और साइकोलॉजी में बहुत नाम कमाया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब उनकी शिक्षा का नतीजा है, तो आपको बता दूं कि इसके पीछे उनके अपने जीवन का संघर्ष और उनकी खुद की इच्छा शक्ति है। साल 1999 में 17 वर्षीय एरिक्सन को पोलियो ने बिस्तर पर लिटा दिया। खेलने कूदने की उम्र में एक ऐसी बीमारी होना किसी के लिए भी सबसे बड़ी निराशा की बात होती है। डॉक्टरों के मुंह से तो एरिक्सन ने अपने मरने की बात तक सुन ली थी। उनकी मां तो फिर भी इससे बाहर नहीं आ पा रही थी, लेकिन एरिक्सन ने अपनी इच्छा शक्ति से खुद को मृत्यु से बचा लिया। जंग लंबी थी, लेकिन एरिक्सन ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत और जीवन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने इस बीमारी में कुछ समय तक अपने चलने फिरने की शक्ति खो दी थी। वो इस हद तक पैरालिसिस का शिकार थे कि ना तो उनके हाथ पैरों में जान थी और ना ही उनकी गर्दन, मुंह या होंठ हिल सकते थे। वो सिर्फ अपनी आंखों के इशारों से ही बात करते। घर में माता, पिता, 7 बहनें और भाई थे, और एरिक्सन की देखभाल के लिए एक नर्स भी। सबके साथ रहने के बाद भी उनके लिए ये समय बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था। जब भी एरिक्सन लोगों को बोलते और एक दूसरे के साथ हंसते खेलते देखते, तो उन्हें अपने ना बोल पाने का दुख और अफसोस होता। लेकिन इन सब के पीछे एक बात छिपी थी। वो क्या थी, इसका पता एक दिन उन्हें अचानक से चला, जब उन्होंने अपनी बहनों को आपस में बात करते सुना। एक बहन के जवाब देने के तरीके से उन्हें ये समझ आया कि जब भी वो हंसकर हाँ में जवाब दे रही थीं, तब उसके पीछे उनकी ना छुपी थी। एरिक्सन को ये पहली बार लगा कि लोग जो बोलते हैं और जो कुछ वो नहीं बोल पाते, वो भी उनके हाव भाव, बैठने और खड़े होने के तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद उन्हें ये काम करने में मजा आने लगा। वो हर छोटी बड़ी बात को इसी नजरिए से देखने की कोशिश करते कि कैसे लोगों के शब्द और उनकी भावनाएं या मन का हाल कुछ और हो सकता है। वो इस हद तक इस विषय को समझने लगे थे कि अपनी बहनों की बातों में सामान्य तौर पर ना दिखने वाले फर्क को भी पहचान लेते। इसका फायदा भी था और नुकसान भी, क्योंकि एरिक्सन ये जान चुके थे कि उनके आसपास आने पर उनकी बहनें और परिवारजन असहज महसूस करने लगते। इसके बाद जब एरिक्सन ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तब उन्होंने अपने ना चल पाने की इस चुनौती का सामना करने की जिद पकड़ ली। उन्होंने अपने दिमाग की शक्ति को इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया कि वो अकेले में अपने पैरों में पहले की तरह सेंसेशन महसूस करने की कोशिश करते। जब उनकी नर्स उनके पैरों की मसाज करती, तब वो फिर से वही जोर महसूस करने का प्रयास करते। धीरे धीरे वो चलने की कोशिश भी करने लगे, और जब उन्हें अपने दिमाग और शरीर के तालमेल का ज्ञान होने लगा, तब वो उसी तरह से अपने दिमाग को चलाने की भी कोशिश करते। कुछ वक्त लगा, पर आखिरकार वो अपने पैरों पर खड़े हो ही गए। पर इस सब के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा का विषय तय कर लिया था। उन्हें अब साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की पढ़ाई करनी थी। एक से बढ़कर एक जगह पढ़ाई और काम करते करते उन्होंने अपने आप को और मजबूत बना लिया था। लोगों को समझने और काउंसिल करने की उनकी प्रवृत्ति बाकियों से बहुत अलग और कारगर थी। एक ऐसा ही केस उनके पास आया जब कोई भी उस मरीज को समझने में नाकाम हो गया। तब एरिक्सन ने उससे बिना बात किए उसके मन का हाल जान लिया।
सिर्फ 2 प्रश्न और उसका अपनी शर्ट की स्लीव मोड़ने के तरीके से ही उन्हें ये पता लग गया कि वो मरीज एक महिला नहीं बल्कि एक पुरुष था। ये ऐसा खुलासा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। कोई भी किताबी ज्ञान मदद नहीं कर पाता, लेकिन ये एरिक्सन के पैरालिसिस के दिन ही थे जिन्होंने उन्हें ये सारी शिक्षा दी थी। इसी तरह एक और मरीज और उसके डर की असल वजह के बारे में सिर्फ उसके चलने और बैठने के तरीके से वो समझ गए और फिर उसकी मदद की। ये सभी बातें हमें जिस ओर बढ़ाती हैं, उस चर्चा को हम आज कर रहे हैं, वो है रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे एरिक्सन ने अपनी कमजोरी को अपनी ऐसी ताकत बनाया जिससे वो लोगों के मन के अंदर और बाहर चलने वाली बातों को आसानी से समझ जाते और उनकी मदद भी कर पाते। इस कला को सीखना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, किसी के मन में चलने वाली बात को पता लगाना और उसे समझना संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे पहला, खुद इस सच को स्वीकार करना कि जो हम सोचते हैं या सुनते हैं वो पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम नहीं जानते। दूसरा ये है कि जैसे ही हम ये सच स्वीकार कर लेंगे, वैसे ही हमारे अंदर दुनिया को देखने का एक अलग और बारीक सा नजरिया बन जाएगा। ज्यादातर हम लोगों को शब्दों से ही जोड़ पाते हैं, लेकिन जब हम उसके पीछे का मतलब समझना और पहचानना शुरू करेंगे, तब एक अलग तस्वीर देख पाएंगे। लेखक का मानना है कि हम सब बचपन से ही अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाना सीख जाते हैं। याद करिए वो समय जब हम अपने माता पिता से कुछ भी मनवाना चाहते हो, तब हम उसी तरह के हाव भाव और शब्दों का इस्तेमाल करने लगते थे जिससे हमारी बात मान ली जाए। ये अभिनय अगर बचपन में इतना सफल हो सकता है तो सोचने वाली बात है कि बड़े होते होते ये किस रूप में काम कर सकता है। इस अभिनय को पहचान पाना हमारे लिए जरूरी है। ठीक उसी तरह अगर हम खुद कहीं बाहर जाते हैं और किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो वहाँ खुद को कैसे पेश कर सकते हैं, ये जानना भी जरूरी है। लेखक का मानना है कि हम सब शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहावत के अनुसार जीवन रूपी रंगमंच पर अपना अपना किरदार निभाते हैं। इसके वैसे तो अलग अलग मतलब निकलते हैं, लेकिन लेखक को लगता है कि जैसे हम स्थिति और लोगों के अनुसार अपना व्यवहार बदलते हैं, ये कहावत शायद उसी ओर इशारा भी करती है। ओथेलो नाम के नाटक में खलनायक दिखाए जाने वाले पात्र ने यही समझाया कि भले ही उसके शब्द एक नायक जैसे थे, पर उसकी नीयत कभी भी अच्छी नहीं थी। जिसका मतलब सिर्फ ये है कि शब्दों में जो अनकहा है वो हम कई बार सुन या समझ नहीं पाते। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप कभी ऐसा नहीं करते, तो एक छोटा सा काम है जिसे आप खुद करके देख सकते हैं। जब भी अपने से किसी बड़े, किसी छोटे और किसी दोस्त से बात कर रहे हो, तो अपने शब्द और हाव भाव पर ध्यान दीजिएगा। एक ही बात तीनों से करने में भी आपकी भाषा और हाव भाव बदले हुए दिखेंगे। हम में से कितने लोग ये कहते हैं कि ये गुण सबके पास नहीं होता, या एरिक्सन जैसे लोगों के पास कोई खास ताकत होती है, शक्ति होती है। पर सच ये है कि हम सब के अंदर ये ताकत छिपी है। उम्र के साथ हम बस इसे इस्तेमाल करना और इसे लोगों को समझना बंद कर देते हैं। जरूरी ये है कि हम पहले खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचें, किसी नतीजे पर ना पहुंचें, सिर्फ ऑब्जर्व करें और नॉन वर्बल यानी अनकही बातों को महत्व दें। लेखक के अनुसार हम बचपन में जब ना समझ माने जाते हैं, तब हमारे अंदर एक ऐसा गुण होता है जिससे हम लोगों की चाल, हाव भाव, भाषा और आवाज से उनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। पर अफसोस, ये गुण 5 साल की उम्र के बाद गायब हो जाता है। और वजह वही है कि हम खुद में इतना खो जाते हैं कि लोगों की बातों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी सही काम को करने का कोई वक्त गलत नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप चाहें तो आज से, बल्कि अभी से इस काम को शुरू कर सकते हैं। पहली बार में ही खुद को बोझ तले नहीं दबाना है। इसलिए सिर्फ बात करते समय चेहरे पर ही ध्यान दें, छोटी छोटी बातें देखें। कुछ समय तक सिर्फ यही तरीका अपनाएं और लोगों के बोलने में और उनके चेहरे के बदलते हाव भाव में अंतर को समझें या पहचानें। इसके बाद उनकी आवाज यानी वॉइस टोन पर ध्यान देना शुरू करें। लोगों की आवाज में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। वो कितने आत्मविश्वास से बोलते हैं, ये उनके बारे में जरूरी जानकारी दे सकता है। इसके बाद आते हैं उनके हाथों और पैरों के हाव भाव और भाषा पर। जब आप एक बार इस तरह से उनकी बात और मन में चल रहे विचारों तक पहुंचेंगे, तभी आप सच तक पहुंच पाएंगे। अब सवाल आता है कि इसकी जरूरत क्या है? तो सीधा जवाब ये है कि कई बार हम किसी से बात करते समय ये समझ जाते हैं कि उसे हमसे बात करनी भी है या नहीं। कई बार ये पता लगाना बड़ा सरल होता है, लेकिन वहीं जब कोई कहना कुछ चाहता है और कह कुछ और जाता है, तब अपने असल दोस्त और दुश्मन को पहचान पाना और उनसे दूरी बनानी है या नहीं, ये समझना कठिन हो जाता है। इस तरह से अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे और लोगों के बीच रहते हुए उनके मन को समझ पाएंगे, तो आपकी अपनी जिंदगी आसान और बेहतर हो जाएगी। अगर आप में भी कभी किसी जमाने में ये गुण था और अब कहीं खो गया है, तो हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये भाग कैसा लगा। खुद पे भरोसा करना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस बात पर आपको भरोसा हो वो हर बात सही हो। पिछले भाग में हमने सीखे कुछ ऐसे छोटे और आसान उपाय जिनसे हम लोगों की बातों के पीछे छुपी अनकही बातों की भाषा समझ सकते हैं।
इस भाग में लेखक एक बार फिर वही बात दोहराते हुए कहते हैं कि जैसे हर उस संकेत को समझना जरूरी है, वैसे ही कहीं न कहीं औरों के संकेतों को समझने और डिकोड करने में भी आपको सही सूझबूझ की आवश्यकता है। कुछ उदाहरण की मदद से लेखक अपनी इस बात को स्पष्ट करते हैं। पहला है ओथेलो नाम का एक मशहूर नाटक जो शेक्सपियर ने लिखा था। ओथेलो जब अपनी पत्नी से उसके गलत संबंधों के बारे में पूछताछ करता है, तब उसकी पत्नी घबरा जाती है। ये सीधा संकेत होता है कि वो कुछ गलत कर रही थी, पर सच्चाई वो नहीं थी जो ओथेलो को दिखाई दे रही थी, बल्कि उसके अपने बर्ताव और डराने धमकाने की वजह से उसकी पत्नी बिना किसी गलती के इतना डर गई थी कि वो घबराने लगी और ओथेलो का शक यकीन में बदल गया। इस उदाहरण के बाद एक और ऐसा ही किस्सा है जो है 1894 में अल्फ्रेड ड्रेफस नाम के फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर का, जिसको जर्मन लोगों तक जानकारी पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। लोगों ने उस बेकसूर आर्मी जवान को शांति और सरलता से जवाब देने की वजह से गद्दार मान लिया, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे संगीन आरोप लगने पर कोई भी होता तो शायद खुद के बचाव में चीखता चिल्लाता और अपनी सफाई देने में पूरा जोर लगा देता। पर अल्फ्रेड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इसीलिए लोगों को लगा कि शायद दाल में कुछ काला है। इन सभी बातों से ये साफ है कि कई बार जरूरी नहीं कि किसी भी व्यक्ति के हाव भाव में जो बदलाव या उत्तर हम ढूंढ रहे हैं वो सही हो। कई बार संस्कृति और हालात में अंतर भी इस तरह की परिस्थिति को जन्म देते हैं। ऐसे में सबसे पहले किसी और को समझने से पहले कोशिश करें खुद को समझने की। यानी जब भी आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो आप कैसे मुस्कुराते हैं, किस तरह से आपके हाथ और पैर चलते हैं। जब आप घर वालों से बात करते हैं तब आपकी आवाज कैसी होती है, और वहीं अपने बॉस या दोस्तों से आपका लहजा कैसा होता है। जब एक बार आप अपने आप को स्थिति के अनुसार बदलते हुए और अपने अंदर होने वाले बदलाव को समझ लेंगे, तब आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से बाकियों में भी ऐसे ही बदलाव आते हैं। इन्हें हम माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। इनकी कोई किताब या ज्ञान नहीं होता, ये वो शब्दकोश है जिसमें आप अपने अनुभव से कुछ नया, कुछ अलग हर दिन सीख कर जोड़ते जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे पॉल एकमन और E.H. हेस के अनुसार जब भी हम ऐसे भावों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे प्रति सकारात्मक सोचता है, तब उसके हाव भाव और चेहरे पे दिखने वाले भाव अलग होते हैं, जिनमें से पहला है चेहरे के मसल्स में तनाव खत्म हो जाना। अगर आप किसी के माथे की ओर देखें तो आपको अगर लकीरें दिखें तो समझ लें कि बात वो नहीं है जो आपसे कही जा रही है, कोई तो तनाव है। इसके बाद अगर कोई आपकी बात से पूरी तरह सहमत है या आपके प्रति सकारात्मक है, तो उसकी मुस्कुराहट पूरी तरीके से आपको दिखाई देगी, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर तरह के तनाव से दूर होते ही मसल्स में रिलैक्सेशन आ जाता है, चाहे वो चेहरे की हो या शरीर के किसी भी हिस्से की। वहीं अगर कोई आपकी बात पर जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो तो सबसे पहले उसके होंठों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि वो पूरी तरह से खुलकर नहीं दिखा रहे होंगे जो उनके मन में चल रहा है। उनकी आंखें भी पूरी तरह से खुली नहीं होंगी और माथे पर भी शिकन होगी। अगर ज्यादा बड़ी हंसी दिखे तो भी आप उसमें एक अलग फर्क देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी बनावटी व्यवहार होता है वो बनाने में अलग से मेहनत लगती है, जिसका तनाव चेहरे पर आसानी से देखा जा सकता है। अगर कोई भी आपकी बात को हाथ मोड़कर सुने तो ये भी संकेत है कि वो आपकी बात से कुछ खास सहमत नहीं है। वहीं अगर आप किसी से बात करते समय ये देखें कि वो आपकी बात सुनकर आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, आपकी तरफ झुका हुआ है और उसकी आवाज में बल और तेज है, तो ये सब सकारात्मक बातचीत के संकेत हैं। अगर सुनने वाले आपकी बात पर सर हिलाएं, आपकी बात पर मुस्कुराएं और उनकी आंखें आपकी आंखों की ओर हों या एक आई कांटेक्ट बना रही हों, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो आपकी बात को अच्छे से सुन और समझ रहे हैं। लेखक यहाँ ये भी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जब भी हम इन सभी बातों को दूसरों में ढूंढते हैं, तब हमें खुद भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसी से बात करें तब इन छोटी मगर जरूरी बातों को जरूर याद रखें और खुद की भाषा के साथ उनके प्रति अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी सही रखें। बात सुनते समय एक हल्की सी हंसी, चेहरे के तनाव को याद से कम करना और पैरों को बोलने वाले की तरफ मोड़ कर रखना, ये सब बातें सुनने में भले ही बहुत कम महत्वपूर्ण लग रही हो, पर इनके कारण हम कई बार वो कह जाते हैं जो शायद हम कहना नहीं चाहते। इस भाग में बताई गई सभी तकनीकों को अपने स्वभाव में लाने की कोशिश करें और बताएं कि सबसे पहले आपने किस बात पर ध्यान देना शुरू किया है। इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो तो जरूर बताइए। अगले भाग में हम जानेंगे मानव स्वभाव के कुछ ऐसे ही पेचीदा और महत्वपूर्ण गुण। तो बस बने रहिए हमारे। अपने बीते हुए कल से जो कुछ भी ना सीखे वो सच में अज्ञानी है, और जो उसमें ही रह जाए वो भी। नमस्कार दोस्तों, कि कैसे आप चाहें तो किसी के मन में चलने वाले अनकहे जज्बातों को समझ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है सही नजर और नजरिया। इस भाग में लेखक बताते हैं कि इंसान के हालिया जज्बात और हरकतें उसके आज की वजह से नहीं बल्कि उसके बीते हुए कल की जमा पूंजी होते हैं, यानी ये उसके कैरेक्टर या चरित्र का परिणाम होते हैं। एक ऐसा ही नाम था हावर्ड ह्यूज जूनियर। ह्यूज को जिन्होंने भी बचपन से देखा था वो उनको एक अच्छे और आज्ञाकारी बच्चे की भांति ही जानते थे। माँ की हर बात मानने वाला, पिता की हर उम्मीद पर खरा उतरने वाला लायक बेटा।
उन्हें कभी भी किसी ने भी ऊंची आवाज में बात करते तक नहीं सुना था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ह्यूज की माँ उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके इस व्यवहार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी था, और वो ये कि ह्यूज के जन्म से पहले उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दोनों माँ और बच्चे की जान पर खतरा था, लेकिन आखिरकार दोनों ही सुरक्षित बचा लिए गए। ह्यूज के बाद उनकी माता कभी किसी और संतान को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए उनका सारा प्यार और दुलार अपने ही पुत्र को मिला था। वो उनकी इतनी परवाह करती थीं कि उनके खाने पीने से लेकर वो क्या पहनेंगे, किससे मिलेंगे, सब कुछ तय करती थी। पिता काम की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहते थे। ह्यूज को अपने पिता के काम से बहुत कुछ सीखने का मन था, पर समय कम मिल पाने की वजह से वो भी अपनी माँ के पास ज्यादा रहते थे और इसीलिए करीब भी थे। कुछ ही समय में जब ह्यूज लगभग 19 साल के हो गए, तब अचानक से उनकी माँ का निधन हो गया। इस सदमे से उनके पिता भी उबर नहीं पाए और 2 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इस दुखद समय के बाद ह्यूज को पता ही नहीं था कि वो अपना ख्याल कैसे रखेंगे। जो भी रिश्तेदार ह्यूज को जानते थे, उनके लिए ह्यूज एक बहुत ही शांत और समझदार बच्चा था, जिसके अंदर आज्ञा का पालन करने जैसे संस्कार थे। लेकिन सबको झटका तब लगा जब उन्होंने ह्यूज का वो रूप देखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। माता पिता के निधन के बाद जब बाकियों ने ह्यूज को अपने साथ रहने का आग्रह किया, तब उन्होंने अपने गुस्से वाला और बागी रूप दिखाया। सबसे अपने रिश्ते खत्म कर दिए और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने। अपने सपनों को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस रास्ते का चयन ह्यूज ने किया वो उनके चरित्र का दोष था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों से न कुछ नया सीखा और न ही अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की। पहली फिल्म बनाकर उस पे होने वाले नुकसान और लोगों से मनमुटाव को एक सबक की तरह लेते हुए भी ह्यूज ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया। वो पहला मौका था जब ह्यूज को सफलता तो मिली, लेकिन 12 लोगों के काम उन्होंने खुद किए, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें किसी और की बात न समझ आती थी और न ही वो उस पर विश्वास कर पाते थे। इसके बाद उन्होंने विश्व युद्ध के समय हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू किया। देश की सेना ने उन पर भरोसा किया, लेकिन अपने स्वभाव और अविश्वास के कारण एक बार फिर सब कुछ अधूरा रह गया, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिले वो सब समय से पूरे ना हो पाने की वजह से अधूरे रह गए। इस बात से एक बार फिर सबक ना लेने की वजह से ह्यूज को 2 और बड़े नुकसान हुए। ये नुकसान हर बार इसलिए होते क्योंकि दिक्कत उनके काम में नहीं बल्कि उनके स्वभाव और चरित्र में थी। किसी को भी काम पर रखने के बाद वो जिम्मेदारी को बांटना नहीं जानते थे। एक छोटी सी बात का निर्णय भी कोई और नहीं ले सकता था, जिस वजह से काम करने वाले और काम दोनों ही बीच में रुक जाते और सब ठप हो जाता। इस वजह से जब आखिरी बार उन्होंने फिर काम को अंजाम देने की कोशिश की, तब मुंह के बल गिरे और फिर अपने जीवन के आखिरी समय में अकेले रह गए और नतीजतन नशे की गोलियों का सेवन करने लगे। ये समस्या सिर्फ उनके काम को ही नहीं बल्कि उनके निजी जीवन को भी प्रभावित करती है। जब भी वो किसी से प्रेम संबंध में पड़े, तब उस पर भी विश्वास करने में बहुत कठिनाई आने लगती और वो उसके पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगवाकर जासूसी तक करते। इन सब कारणों की वजह से उनके जीवन में न कोई उम्मीद थी, न ही प्यार, सम्मान और भरोसा तो बहुत दूर की बात थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर जिस बच्चे में इतने अच्छे संस्कार दिखाई देते हों, जो हमेशा सबको सम्मान देता था, उसमें इतने बुरे और बड़े बदलाव क्यों और कैसे आ गए थे? उसका चरित्र ऐसा क्यों हो गया था? और ऐसा क्या सच में हुआ था या वो हमेशा से ही ऐसा था? इन सभी सवालों के जवाब पर आने से पहले हम बात करेंगे उन हालातों के बारे में जिनकी वजह से ह्यूज का बचपन और बाकी का जीवन प्रभावित हुआ। न सिर्फ उनकी सोच बल्कि उनका चरित्र एक नकारात्मक दिशा में मुड़ गया। अगर आप भी इस किस्से को सुनकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगले भाग में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ और चरित्र से जुड़े महत्वपूर्ण जवाब और हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसीलिए हर आंखों देखी बात पर आंख बंद करके विश्वास करना भी सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कि कैसे एक इंसान का चरित्र उसकी मानसिकता और स्वभाव को प्रभावित करता है। इस कड़ी में हमने एक व्यक्ति ह्यूज के जीवन की कहानी सुनी। माता पिता के सामने शालीन, सौम्य और शांत दिखने वाला ह्यूज कैसे उनके जाने के बाद एक कठोर, जिद्दी और बागी किस्म के व्यक्ति के रूप में बाहर आया। उसकी हर काम को खुद करने की आदत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और हर तरह की कला आने और उससे जुड़े मौके मिलने के बाद भी वो अपना सब कुछ हार गया। लेकिन अगर यहाँ बात उसके साथ काम करने वालों की हो तो बेशक ये कहा जा सकता है कि वो सब ह्यूज की बड़ी और सुंदर बातों में फंस जाते थे। वो उसके असली चरित्र को जानने में असमर्थ थे और यही कारण था कि वो उसके पीछे के जिद्दी और नासमझ व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। बात करें ह्यूज की तो उसके चरित्र में ये दोष इसलिए आए थे क्योंकि उसकी माता ने उसे इतने लाड़ प्यार और सावधानी से बड़ा किया था कि वो न तो खुद कुछ करने के काबिल था और न ही अपना अच्छा ख्याल रखने के और न अपना अच्छा बुरा समझने के। उसके पिता के अटूट विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में वो खुद को उसी तरह से पेश करता जैसे उसके माता पिता उसे देखना चाहते और यही कारण था कि उनके जाते ही उसने अपने अंदर की इच्छाओं को सामने रखना शुरू कर दिया।
लेकिन अपनी सीखी आदतों और माँ के लाड़ प्यार की वजह से उसके अंदर की कमजोरियां और दूसरों पर भरोसा ना कर पाने की आदत उसे डुबाती रही। इन सभी बातों की वजह से उसका चरित्र एक ऐसे सांचे में ढल गया जिससे उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ। लोग उसकी चमक दमक और आकर्षित करने वाली बातों के पीछे छुपे उसके मन को नहीं पढ़ पाए और परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा। अब लेखक ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिनके कुछ अलग प्रकार हैं, जिनको हम किसी भी तरह से टॉक्सिक कैरेक्टर कह सकते हैं। इनमें पहले आते हैं हाइपर परफेक्शनिस्ट, जिनके हर काम को देखकर लोग शुरुआत में तो आकर्षित होते हैं। उनके काम करने का तरीका सबसे अलग और पेचीदा होता है, लेकिन धीरे धीरे उनका हाल ह्यूज जैसा हो जाता है। यानी ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो अपने किसी भी काम को करने में शुरुआती समय में सफल होते हैं, लेकिन उसके बाद उनका नीचे गिरना तय होता है। इसके बाद आते हैं दूसरे तरह के लोग, जिन्हें हम रिलेंटलेस रिबेल्स कहते हैं। यानी वो लोग जो किसी भी शासन को नहीं मानते, उनके लिए बागी सोच सबसे महत्वपूर्ण है। इन लोगों को देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि इनका जीवन बहुत अच्छा है और युवाओं में इनके प्रति एक अलग सा सम्मान का भाव रहता है, लेकिन समय के साथ इनके अंदर की जिद सबको परेशान करने लगती है। सच ये है कि सोच में भी एक अलग तरह का शासन ही है, जिसके चलते वो अपने सामने किसी को भी सही नहीं समझ सकते। ऐसे में इन लोगों से दोस्ती भी और दुश्मनी भी भारी पड़ सकती है। इसके बाद आते हैं तीसरी श्रेणी के लोग, जिन्हें हम पर्सनलाइजर भी कहते हैं, जिनमें एक बात साफ दिखाई देती है कि ये लोग हर बात को अपने ऊपर लेकर उससे अपने आप को दुखी कर लेते हैं। हर कही और अनकही बात का सीधा संबंध खुद से जोड़कर न वो खुद खुश रहते हैं और न ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। इन लोगों में हर बात को दिल से लगाकर बैठने की आदत होती है और आखिर में सारा दोष ये दूसरों पर थोप देते हैं। ये चरित्र इसलिए ऐसा तैयार होता है क्योंकि ये लोग बचपन से ही अपने माता पिता और परिवार से जिस तरह के प्यार और परवाह की उम्मीद करते हैं, वो शायद उन्हें नहीं मिलता। इसके बाद इनकी यही उम्मीद सभी से होने लगती है और जो भी दूसरों से ही उम्मीद करते हैं वो खुद कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं। किसी भी इंसान का हर किसी से एक जैसे स्वभाव की उम्मीद रखना ठीक नहीं है। ऐसे लोग पहले तो बहुत अच्छे और मस्त मौला नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद इनका ये चेहरा उतर जाता है। इसके बाद आते हैं द ड्रामा मैग्नेट। ये उस प्रजाति के लोग हैं जिनको लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ही उपाय दिखाई देता है और वो है ड्रामा। यानी इन्हें हर छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत होती है और इनका चरित्र बचपन में हुई बातों की वजह से ऐसा बन जाता है। अक्सर माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इनको ऐसी ही हरकतें करनी पड़ती थीं, जिसकी वजह से इनके अंदर ये भाव प्रबल हो जाता है कि उनको हर किसी से ऐसे ही अपनी बात मनवानी होगी। इसके बाद आते हैं बिग टॉकर्स पर। ये वो बड़बोले हैं जिनको सुनकर आप खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन असलियत में इनके शब्द बड़े होते हैं पर काम उस अनुसार नहीं होते। इसलिए काम की जगह पर ऐसे लोगों को खुद से दूर रखना चाहिए। ये अक्सर आपके काम को और निजी जीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। अधिकतर काम पूरे न हो पाने पर ये दूसरों को दोषी मान लेते हैं और सबकी गलती बताकर खुद बचने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कुछ और भी जरूरी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जिन पर बात होगी अगले भाग में, लेकिन उससे पहले आप इनमें से किस प्रजाति से मिल चुके हैं ये हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपका अनुभव कैसा रहा वो भी बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। तो कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है। ऐसे में अपने तालाब में उस गंदी मछली को ढूंढकर उससे दूर रहना एक बड़ा काम है। भाग में आपने सुना कि कुछ टॉक्सिक कैरेक्टर ट्रेट्स इंसान को इतना खराब कर देते हैं कि वो खुद के साथ साथ बाकियों की जिंदगी पर भी भारी पड़ने लगता है। इस कड़ी में हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे ही टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में। इसमें एक प्रकार है सेक्सुअलाइजर। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर हवस इस तरह होती है कि वो निजी जीवन से लेकर काम की जगह तक हर किसी के साथ एक ऐसा शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं जो सिर्फ उनकी मर्जी से चले। जब ये लोग कम उम्र के होते हैं तो इनका ये कैरेक्टर ट्रेट सामने नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो इनके अंदर की जिद भी बढ़ती जाती है और ये चाहते हैं कि हर कोई इनके आसपास इनके मन मुताबिक व्यवहार करे और जो ऐसा नहीं करता ये उसे अपना दुश्मन मान बैठते हैं। कई सारे ऐसे लोग आज हमारे आसपास दिखाई देते हैं और शायद हम उनसे मिल भी चुके होंगे। इन लोगों के इस चरित्र का कारण अगर समझने की कोशिश की जाए तो बस इतना दिखाई देता है कि अपने बचपन में माता पिता के व्यवहार में उन्हें इस तरह की झलकियां जरूर दिखाई दी होंगी, जिसकी वजह से खुद को इस तरह से साबित करने और प्यार पाने का बस एक यही तरीका वो जानते हैं। इसके बाद आते हैं पैम्पर्ड प्रिंसेस या प्रिंस। ये वो प्रकार है जिसके लोग खुद के आगे किसी और चीज या किसी और इंसान का महत्व नहीं समझते। पहले तो इनका स्वभाव आपको एक बच्चे की तरह निश्चल लगेगा, लेकिन कुछ ही समय में इनकी जिद और अपने अलावा सबसे सहानुभूतिहीनता की ये सोच आपको परेशान करने लगेगी। इन लोगों के इस चरित्र निर्माण के पीछे भी बचपन में मिलने वाला जरूरत से ज्यादा प्यार और दुलार होता है और ये तब होता है जब माता पिता अपने बच्चों को न कुछ करने देते हैं न उन्हें अपना अच्छा बुरा समझना सिखाते हैं।
ऐसे में ये होना तो स्वाभाविक है। इन लोगों को हमेशा खुश रखना बहुत मुश्किल है, और अगर आप ऐसा कुछ कर भी लें तब भी आप अपने साथ गलत ही करते हैं, क्योंकि कोई भी किसी को हमेशा खुश रख सके ये संभव नहीं है। इसलिए जितने भी लोग इस तरह की आदतों को बढ़ावा देते हैं वो खुद को बिना वजह परेशानी में डालते हैं। अगला प्रकार है प्लीजर का, यानी वो लोग जिन्हें हमेशा अपने दूसरों के लिए अच्छा बोलते और सोचते हुए देखा होगा। हम इंसान अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में सिर्फ अच्छा देखने और करने वाले थोड़ा शक पैदा करते हैं। इस प्रजाति पर लेखक यही कहते हैं कि इन लोगों में पैसिव अग्रेशन होता है, लेकिन बचपन से अपने परिवार और माता पिता के डर की वजह से ये अच्छे और खुश रहने का मुखौटा लगाकर घूमते हैं। अपने आप को खुल के पेश कर पाने के अभाव में ये लोग इस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं कि कोई भी इनके अंदर चल रहे द्वंद को नहीं समझ पाता। ऐसे लोगों से खास तौर पर बचने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आगे जाकर ये अपने हिसाब से कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। इनमें झूठ बोलने और बातें छुपाने की आदत जरूर होती है। इसके बाद आते हैं द सेवियर। इन लोगों की दूसरों की मदद करने की एक अलग ही आदत होती है। वैसे तो हम ऐसे लोगों को गलत नहीं समझ पाते, लेकिन इनको पहचानने का एक आसान रास्ता ये है कि इनकी अच्छाई 2 या 3 बार के बाद आपको खटकने लगती है, और विशेषकर जब आप मदद लेने के बाद खुद से काम करने की सोचते हैं तब इनको ये विचार कहीं भी संतुष्टि नहीं देता है, और तब ये जोर जबरदस्ती से आपकी मदद करने लगते हैं, बातों को अपने हिसाब से मोड़ने लगते हैं और आपके जीवन में दखल देने लगते हैं। इनके चरित्र में ये बात इसलिए होती है क्योंकि बचपन से ही शायद इन्हें अपने बड़ों और दूसरों का ख्याल रखना पड़ा था। कई बार परिवार की किसी परेशानी के चलते इन्हें खुद बड़ा होना पड़ता है। औरों की मदद करते हुए इनकी ऐसी आदत बन जाती है, और फिर बिना मदद किए इनको कभी आराम नहीं मिलता। वैसे तो दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उनके मना करने के बाद भी अपनी जिद पर अड़े रहना ये ठीक नहीं है। ऐसे में दूसरों को नियंत्रित करने की ये आदत एक टॉक्सिक ट्रेट ही कहलाती है, जिसकी वजह से लोग कुछ दिन तक तो इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन एक समय के बाद इनसे दूर भागने लगते हैं। अब आते हैं इजी मॉरलाइजर्स पर। ये वो लोग होते हैं जिनमें सही गलत का बड़ा ज्ञान होता है। उनके लिए कुछ बातें एकदम सही और कुछ एकदम गलत होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में उस गलत को देखकर उस रास्ते पर चलने की अदृश्य लालसा भी होती है। ये लोग भले ही दूसरों को हर बात के लिए सही या गलत का पाठ पढ़ाते रहें, लेकिन मौका मिलने पर सबसे पहले अपने उसूलों का साथ छोड़कर ऐसे ही लोग चल पड़ते हैं। ऐसे लोग दुनिया के सामने अपने आप को सही और बाकियों को गलत साबित करने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। शुरुआत के कुछ दिन तक तो आपको इनसे प्रेरणा मिलती रहेगी, आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन ज्यादा दिन तक इनका ये भ्रमजाल कायम नहीं रह पाता। इनके बचपन में होने वाले हादसों और माता पिता के कड़े शासन की वजह से अक्सर इनमें इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, लेकिन इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि जिनके मन में सही गलत की अपनी अलग परिभाषा हो वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं और तनाव में डाल सकते हैं। तो ये तो थी नकारात्मक चरित्रों की निशानियां जिनसे आपको कोसों दूर रहना है, लेकिन इस सिक्के के दूसरे पहलू पर बात करेंगे अगले भाग में। ये दुनिया एक बेहतर जगह होती अगर मानिए कि ये सवाल मिलकर हम सब हल करें तो। नमस्कार दोस्तों, रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी कुछ ऐसे टॉक्सिक चरित्रों के प्रकारों की जिनसे लेखक हमें दूर रहने की सलाह देते हैं। उन सभी चरित्रों से अगर बचना है तो हमें किन चरित्रों पर ध्यान देना चाहिए, इस भाग में आइए हम वही जानते हैं। लेखक कहते हैं कि हर किसी में कमियां हैं, पर अगर कोई भी चाहे तो खुद में जरूरी बदलाव करके एक बेहतर जीवन की ओर चल सकता है। ऐसे में जब हम बात करते हैं औरों में मिलने वाले टॉक्सिक या नकारात्मक चरित्रों की, तो उस गिनती में हमें खुद को भी रखना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे आसपास रहें और हम एक सकारात्मक व्यक्ति बने, तो अपनी कमियों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। लेखक ने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाने के कुछ उपाय बताए हैं। जैसे कि अगर आप खुद एक हाइपर परफेक्शनिस्ट हैं, तो सबसे पहले अपनी इस आदत की चपेट में औरों को ना लाएं। मतलब ये कि दूसरों की कमियां और गलतियां देखने की जगह अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर करने में समय लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप एक प्लीजर हैं, तो अपनी पुरानी गलतियों और स्वभाव के पीछे के कारण को समझें, और जहां जरूरी ना हो वहां अपने आप को बदलते हुए औरों के अनुसार दिखने की कोशिश ना करें। ना बोलना सीखें। अगर आपको लगता है कि आप एक ड्रामा मैग्नेट हैं, तो कुछ भी करके अपनी आदतों को सचेतन मन से सुधारने की कोशिश करें। ये विचार करें कि क्या सामने वाले पर इसका सही और उचित प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। लेखक इस कड़ी में एक उदाहरण देते हैं। ये हैं हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जोन क्रॉफर्ड। इनके बारे में सबसे पहली खास बात यह है कि इन्होंने अपने काम और सीखने की क्षमता के साथ सकारात्मक बदलाव करते हुए 40 सालों तक अपने कदम फिल्मी दुनिया में जमाए रखे। किसी भी अभिनेत्री के लिए ये कर पाना एक बेहद मुश्किल बात थी। वैसे तो आप सुनकर कहेंगे कि आखिर मेहनत से कोई भी कुछ भी पा सकता है, लेकिन कहानी का सिर्फ एक यही पहलू नहीं है।
जून ने अपने जीवन में जो कुछ देखा था, उसके बाद ये उनकी हिम्मत और सकारात्मक चरित्र ही थे जिन्होंने उन्हें उनके असल मकाम तक पहुंचाया। बचपन में उनके पिता ने उन्हें और उनके परिवार को छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें रोज मारती और सजा देती। सौतेले पिता से जो थोड़ा बहुत प्यार मिलता भी था, वो भी एक दिन अचानक से खत्म हो गया, क्योंकि वो भी उन लोगों को अकेला छोड़कर चले गए। जब तक जून ये सब समझ पाती, तब तक उनका बचपन धोखे, दुख और तकलीफ में गुजर चुका था। अब वो फिल्मों में काम करने के लिए आई, लेकिन इतने घाव जिसके जीवन में होते हैं, वो बुरी तरह टूट कर बिखर जाता है और कमजोर होता है। जून के भी शुरुआती दिन कुछ ऐसे ही बीते, लेकिन उनमें खुद को बेहतर बनाने की एक इच्छा थी, एक लालसा थी। वो जब भी काम करती, पूरी मेहनत और शिद्दत से करती। एक पिता की कमी उन्हें हमेशा खलती थी, और शायद यही कारण था कि वो जब भी किसी फिल्म निर्देशक के साथ काम करती, वो उन्हें अपना पिता समझकर अपने काम को इतना अच्छा करने की कोशिश करती कि उनसे एक भावनात्मक तौर पर वो जुड़ जाती। बाकियों की तरह वो अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनमें अपने साथ हुए अन्याय और बुरे बर्ताव को दिखाने और लोगों के समक्ष रखने की हिम्मत थी। उनके जैसी सभी महिलाएं उनके किरदारों से खुद को जोड़ पाती, और यहीं से उनकी सफलता की शुरुआत हुई। जिस दिन हम खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारते हैं, बस ठीक इसके बाद हमारे लिए खुद को बदलना और बेहतर बनाना आसान हो जाता है। लेखक के अनुसार अगर आप खुद को लोगों के बीच लाना चाहते हैं और उनके मन में आपको जानने और समझने की एक इच्छा है, तो गलत तरीकों से कोशिश करने से बेहतर है कि आप 3 ऐसी चीजें करें जिनसे लोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आएं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भीड़ इतनी बढ़ चुकी है, आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि आपकी आवाज कहीं न कहीं डूब चुकी है। इतने सारे लोग जो अपनी बात कहते हैं, तो उनमें खुद को सुनाने की कोई तो ऐसी समझ और तकनीक होनी चाहिए जिससे आप खुद को उस भीड़ से अलग रख सकें। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने व्यवहार को समझना मुश्किल बनाएं, या यूं कहें कि सबके लिए इतने प्रस्तुत न रहें कि वो आपको हल्के में लेने लगे। हम इंसानों में एक सिंड्रोम होता है जिसके अनुसार हम कभी भी आसानी से मिलने वाले या जो हमारे पास है उस चीज से खुश ना रहने वाले होते हैं। तो अगर हम खुद थोड़ा ऐसे ही बनने की कोशिश करें तो हम अपने आप को बेहतर पेश कर पाएंगे। इसके बाद आता है कंपटीशन, यानी कि अगर किन्हीं 2 चीजों के बीच में होड़ हो तो सब उनको पाना चाहते हैं या उनके पीछे भागने का प्रयास करने लगते हैं। यही उपाय आप अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में आपको दूसरों की नजर में बने रहना है तो आपको रोज कुछ नया और अलग करने की कोशिश करनी पड़ेगी। डिजिटल मीडिया के जमाने में आप ये बेहतर समझ सकते हैं कि वायरल होने के लिए किसी को भी समय समय पर नई चीजें करते रहना पड़ता है ताकि वो अपनी जगह पर बने रहें। इन सभी तरीकों को सोच समझकर और एक सामंजस्य बनाकर ही प्रयोग करें। कुछ हद तक इनका उपयोग आपकी मदद कर सकता है। इस भाग में आपने जो कुछ भी सुना उसे अपने जीवन में अपनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर बांटें। बाकी अगले भाग में कुछ और नए गुणों को सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। इस किताब में बात की गई है उस सोच के बारे में जो हमारे स्वभाव को बनाती या बिगाड़ती है। लेखक के अनुसार ये हमारा सिर्फ आज में जीते हुए छोटे समय के लक्ष्यों पर निर्भरता है जिसने हमें बड़ी चीजों से और बड़े फायदों से वंचित करके रखा है। उनका कहना है कि हम जितनी बार भी सिर्फ आज और आज के समय में होने वाली बात को सोचते हैं, उतनी बार हम गलत निर्णय लेने का जोखिम उठाते हैं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी जहाँ भी लोगों ने सिर्फ आज के फायदे देखे हैं, वहीं आने वाले समय में होने वाला नुकसान बड़ा और गंभीर हुआ है। इसके कुछ कारण भी हैं, जिनकी वजह से हम इंसान आज भी बड़े उद्देश्यों के प्रति नासमझ और अनजान रहते हैं। लेखक रोम में हुए सबसे बड़े राजनीतिक हादसे की बात करते हुए कहते हैं कि जूलियस सीजर को रास्ते से हटाने के लिए ऑक्टेवियस, सीजर के भतीजे और बाकी सेनेटर्स ने मिलकर लोगों के मन में ये शक पैदा किया कि वो रिपब्लिक व्यवस्था को तानाशाही में बदल देगा। लोग भी इस बात को बिना सोचे विचारे मान गए और सीजर को बीच सेनेट मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ समय बाद जब ऑक्टेवियस ने राजगद्दी संभाली, तब उसने खुद तानाशाही का राज्य स्थापित कर दिया। तब वहाँ की जनता अपने साथ हुए धोखे को समझ पाई और साथ में ये भी पता चला कि सीजर कभी भी रिपब्लिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं था। इस सब में जो नुकसान हुआ वो समझना आसान है, लेकिन इस तरह के बिना सोच विचार के किए हुए फैसले व्यक्ति की कभी भी मदद नहीं करते। अगर रोम के लोगों ने कुछ समय के लिए सभी बातों और हालातों को देखा और समझा होता और बाकियों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास ना किया होता, तो शायद वो दिन नहीं आता। इससे बचने के लिए लेखक ने बताया है कि हम सभी बातों को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं। जैसे रिपब्लिक स्थापित रखने के लिए सीजर को मारना और उसके बाद ऑक्टेवियस का राजगद्दी संभालना, और लोगों के हिसाब से ये एक उपाय था जो वर्तमान में सब कुछ ठीक कर सकता था। पर जो हम भूल जाते हैं वो ये कि एक काम से दूसरा और दूसरे से तीसरा सब एक चेन में जुड़े हुए हैं। एक में भी हलचल किसी भी सिस्टम के संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी है। आज की बात कल पर जरूर असर डालेगी।
क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास हर कोई एक अलग जटिल बुद्धि और सोच के साथ रहता है। एक और वजह है जिसको सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या जिस जंग को हम लड़ रहे हैं वो उस काबिल है भी या नहीं। लेखक कहते हैं कि हम रोज अपनी अलग लड़ाई लड़ते हैं, जिस वजह से अपने बड़े और असल लक्ष्य से हम एक कदम और दूर हो जाते हैं। इन सब समस्याओं के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद करना सच में व्यर्थ है। अगर आप अपने परिवार में किसी सदस्य से लड़ रहे हैं तो एक बार रुककर ये जरूर सोचें कि क्या आपकी बातचीत सही में किसी निष्कर्ष की ओर जा भी रही है या सिर्फ बात बिगड़ती जा रही है। एक बार जब आप अपने आप से ये सवाल कर लेते हैं तब आपके अंदर उस लड़ाई का हिस्सा बनने की इच्छा खत्म हो जाती है और आप अपने उद्देश्य को एक बार फिर से बेहतर देख और समझ पाते हैं। अगला कारण है वो जिसमें हम पल पल की खबर लेने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आज में ही रह जाते हैं और उलझ जाते हैं। कल की न फिक्र होती है, न याद रहती है और न उसकी आवश्यकता महसूस होती है। लेखक अब्राहम लिंकन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक इतने बड़े देश की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं था, लेकिन एक लीडर होने के नाते उन्होंने आज की जानकारी में नहीं बल्कि कल होने वाले फायदे और नुकसान को भी सही सोचने और समझने में अपना समय बिताया। वो किसी भी निर्णय पर जल्दी से नहीं आते थे, अपना पूरा समय देते थे और भरपूर विचार विमर्श करके अपनी रणनीति बनाते थे। इसका लाभ उस समय के लोगों के साथ साथ आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वासियों को मिल रहा है। ट्रेंडिंग होने के जमाने में जहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है, वहाँ कम से कम हमें अपने निर्णय कुछ समय के परिणाम सोचते हुए नहीं लेने चाहिए। तुरंत एक्शन लेना कभी भी सही नहीं होता जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो जाए। कई बार रुककर समझते हुए बातों को करने और संभालने की जरूरत होती है। इसके बाद आती है बारी जरूरत से ज्यादा जानकारी की। हम आज जिस युग में हैं, ये आधुनिक होने के साथ साथ जानकारियों से भरा है। हर कोई डेटा के पीछे भाग रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझता कि इतनी जानकारी से सिर्फ हम अपने रास्ते से भटकते हैं और कुछ नहीं। कोई भी आगे बढ़ने के लिए अगर अपने आज की इन छोटी छोटी जानकारियों में ही फंसा रहेगा तो वो आगे के लिए कभी भी तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ उतनी ही जानकारी के पीछे भागें जो जरूरी है। अगर आप हर तरह से अपने दिमाग को भर लेंगे तो उसके पास मिली जानकारी को प्रोसेस करने का समय और शक्ति नहीं रहेगी। इस भाग में हमने जाना कि कैसे जो लोग सिर्फ मौजूदा हालात में फंसे रह जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वैसे आपको इस भाग से क्या समझ आया, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और सुनते हर किसी को अपनी बात मनवाना और अपना काम निकलवाना एक मुश्किल सी बात लगती है, पर जरूरत भी इसकी सबसे ज्यादा पड़ती है। अब काम चाहे घर पे भाई बहनों से पानी की बोतल मंगवाने का हो या बॉस से अप्रेजल करवाने का। भाग में हमने सुने कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हम कई बार अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन इस भाग में लेखक ने बताया है कि किस तरह से हम सामने वाले के मन में झांक कर उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं और उसके बाद अपनी बात को कैसे उस तक पहुंचाना है ये तय कर सकते हैं। एक कहावत के अनुसार अधिक सुनना और कम बोलना एक अच्छी आदत है, लेकिन लेखक इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जब हम दूसरों से बात करते हैं तब हमारे पास एक मौका होता है उनके मन को टटोलने का, उसे समझकर अपनी बातों को उसके हिसाब से रखने का, और न सिर्फ बात को रखना बल्कि उसे मनवाने का। कुछ ऐसी तरकीबें हैं जिनको आप अपने जीवन में उपयोग करके खुद फर्क देख सकते हैं। पहली तरकीब है लोगों को ध्यान और गंभीरता से सुनना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी बातचीत में सिर्फ चुप रहकर सुने, बल्कि जरूरी ये है कि आप सामने वाले की बात और उसके नॉन वर्बल हाव भाव को भी देखें और समझें। कई लोग शुरुआत में ऐसे लगते हैं जिनको बात करना पसंद ना हो या वो मस्ती मजाक करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे एक बार बात करना शुरू करते हैं तब कुछ ऐसे विषय आते हैं जिन पर वो खुलकर बात करते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, वो चाहे बचपन की बातें हों या कुछ और। इन सब से हम सामने वाले की विचारधारा और बाकी सोच को गहराई से समझ सकते हैं, और एक बार अगर वो आपके साथ बातचीत में सरल और सहज महसूस करने लगे तब बस आप उनसे कोई भी बात आराम से कर सकते हैं और उनके मन पर एक प्रभाव बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लोगों के मूड को समझने की। अक्सर हर कोई एक जैसे मूड या मिजाज का नहीं होता। इस पर सिर्फ किसी एक चीज का असर नहीं होता, बल्कि दिन भर की बातें और हालात बहुत हद तक किसी व्यक्ति को चिड़चिड़ा, जिद्दी या गुस्से वाला बना सकते हैं। ऐसे में अपनी बात करना या मनवाना तो असंभव हो सकता है। इसके लिए उपाय ये है कि हम सामने वाले को बदलने की जगह उसे उसी तरह अपनाएं। साथ ही आपकी अपनी ऊर्जा और मूड भी दूसरों को आपके बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है। इसलिए अगर आप किसी से खुले दिल से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो आपके बिना बोले ही वो आपकी भावना को समझ सकते हैं और उसके अनुसार आपकी बात को सुनते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों से कुछ भी कहने से पहले खुद को अच्छे मूड में रखना सीखें। अगली तरकीब है सामने वाले को कभी भी ये महसूस न होने दें कि वो आपसे कम है या आपको उनकी बात पर भरोसा नहीं है। ये भावना सबसे जल्दी लोगों को नाराज करती है और उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी बुद्धि को कम आंक रहा है।
इससे बात का जो निष्कर्ष निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता। कई बार किसी भी बात को काट कर जब हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि वो उस बात पर ध्यान ही नहीं देता, बल्कि उनका पूरा ध्यान अपनी बात को सही साबित करने पर लगा होता है। और ये वक्ता की एक बड़ी खामी है। अगर उसके बोलने में कोई सकारात्मक प्रभाव ना हो तो अच्छी से अच्छी बात का भी कोई मोल नहीं रहता। इसके बाद आता है सामने वाले को उसकी कमियां याद ना दिलाना। अक्सर हम बात मनवाने के लिए लोगों की तारीफ करने लगते हैं। हाँ, इसे आप चमचागिरी करना भी कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये चमचागिरी करने वाला समय रहा नहीं। आज इंसान इतना समझदार है कि वो तारीफ और चमचागिरी का अंतर आसानी से पहचान सके। इसलिए कभी भी अपनी बात मनवाने और समझाने के लिए किसी की यूं ही तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को उसकी प्रशंसा में कुछ कहना हो तो या तो वो बात कहें जो सच हो, और अगर वो मानने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो उनके काम या गुणों की तारीफ ना करें, उनकी मेहनत और कोशिश को सराहें। इससे आपकी बात कहीं भी परिणाम से जुड़ी हुई नहीं लगेगी, क्योंकि कई बार परिणाम से जुड़ी बातें सकारात्मक प्रभाव की जगह बात को नकारात्मक बना देती हैं। और जैसे व्यक्ति अपनी तारीफ नहीं सुन पाता, वैसे ही उसे अपनी बुराई और कमियां भी सुनना पसंद नहीं होता। वो जानने के लिए किसी को दूसरों की जरूरत नहीं होती है। आखिरी है वो जिसमें लोगों की जिद को ही अपने अनुकूल प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी बात पर अड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में एक आसान उपाय है कि उनकी बात पर आप खुद भी राजी हो जाएं, जिसके बाद उनके अंदर ये भावना आ जाए कि वो तो आपकी बात ही मान रहे हैं, और जिसके जवाब में वो उस काम का उल्टा करने के चक्कर में बिना सोचे वो करने लगे जो आप उनसे करवाना चाहते थे। इसे रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें लोगों को समझकर समझाना नहीं पड़ता, वो खुद ही अपनी जिद में पड़कर वो कर जाते हैं जो वो शायद वैसे कभी नहीं करते। इस भाग में बस इतना ही। लेकिन आपको ये भाग कैसा लगा और किस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ता है या पड़ा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, खुद को हर बात का जिम्मेदार मानना और उसके लिए खुद को सजा देना सही बात नहीं है। इस भाग में लेखक कहते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इसलिए बेहतर नहीं बना पाते क्योंकि उनके जीवन में अपने बीते दिनों की ऐसी छाप होती है जिसको वो चाह करके भी धो नहीं पाते। उनके बचपन के दिन या उनकी बढ़ती उम्र के साथ मिलने वाले तजुर्बे उनको ऐसा बना देते हैं कि उनकी अपनी जिंदगी के प्रति सोच नकारात्मक बन जाती है। इस तरह के लोग न सिर्फ अपना बल्कि अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं और उनको इस हद तक त्रस्त कर देते हैं कि वो अंत में अकेले ही रह जाते हैं। इस तरह के स्वभाव कैसे और कौन से होते हैं, अब इनको जान लेते हैं। सबसे पहले होता है नकारात्मक स्वभाव। इसमें व्यक्ति हर बात पर एक नकारात्मक दृष्टिकोण बना लेता है और ना ही उसे कोई भी बात या व्यक्ति अच्छा और सकारात्मक लगता है। वो हर बात को अपने अलग और संकुचित नजरिए का शिकार बना देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से कोई भी अच्छी भावना आती ही नहीं और जो भी उसके आसपास होते हैं वो भी ज़्यादत से परेशान होने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ये व्यवहार करता है तो उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। इसके बाद आते हैं होस्टाइल एटीट्यूड पर। ये वो नजरिया है जो किसी भी इंसान को हर बात में अपने लिए खतरा और बुराई ही दिखाता है। यानी अगर कोई बचपन से किसी ऐसे माहौल में रहा हो जहां उस पर जरूरत से ज्यादा अंकुश लगाए गए हों तो उसका हर बात पर नाराज होना और अपने लिए खतरा दिखाई देना स्वाभाविक है। अधिकतर वो बच्चे जिनके माता पिता उन्हें हर बात पर टोकते हैं, सजा सुनाते हैं या उनकी हर बात को गलत बताते हैं, ऐसे बच्चे आगे जाकर इस स्वभाव का शिकार हो जाते हैं। उन्हें हर बात झूठ और गलत लगती है। अक्सर इनके जीवन साथी को इनके इस चरित्र की वजह से बहुत कठिनाई आती है। वो धीरे धीरे हर बात में खुद को अकेला पाते हैं, बद से बदतर होते जाते हैं। तीसरा है एंग्शियस एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति को हर बात में इतना ज्यादा सोचने की आदत होती है कि वो हर बात को बहुत सारे तरीकों से सोचकर परेशान ही रहता है। उसे ज्यादातर बातें बुरी और नकारात्मक महसूस होती हैं और उम्मीद का तो जैसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं होता ऐसे इंसान से। इन लोगों को हर बात में धोखे का डर बना रहता है। चौथा है अवॉइडेंट एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करने में मुश्किल होती है। वो अपने हालातों से हमेशा डर कर भागने की कोशिश में रहता है। कई बार इस आदत की वजह से वो अपना नुकसान कर जाता है। इन लोगों के स्वभाव के पीछे होता है इनके बचपन का वो समय जब माता पिता से इन्हें हमेशा बुरा भला सुनने को मिला होता है, या कई बार ये भी संभावना होती है कि किसी भाई बहन से इनकी तुलना की जाती हो। ऐसे में खुद पर भरोसा इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति किसी भी काम को पूरा करने से पहले ही हार मान लेता है और खुद को कम समझना उसके लिए इकलौता उपाय होता है। इस आदत की वजह से कई लोग गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अगला है डिप्रेसिव एटीट्यूड, जिसका मतलब है कि ऐसे लोगों में अवसाद बहुत अधिक देखने को मिलता है। इन लोगों के बचपन की अगर बात करें तो इन्हें अधिकतर अपने परिवार से वो प्यार नहीं मिलता जो इनको एक सकारात्मक व्यक्ति बना पाए। इस अभाव में ये हमेशा दुखी और उदास रहते हैं।
और इसलिए अपने आसपास ऐसी ही ऊर्जा ढूंढ लेते हैं। परिणाम स्वरूप इनको कभी भी खुशी आसानी से मिल ही नहीं पाती। ये वो लोग होते हैं जो बाकियों को भी दुखी और अवसादग्रस्त बना देते हैं। इस तरह के लोगों से खुद को बचा कर रखना चाहिए। एक और तरह का एटीट्यूड है रिजेंटफुल एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति हमेशा दूसरों से उम्मीद तो बड़ी करता है, पर उनके अंदर हमेशा औरों के प्रति नाखुशी और असंतुष्टि का भाव रहता है। ये लोग वैसे भी दूसरों के चेहरे पर सिर्फ एक बुरा और नकारात्मक भाव ही खोजते हैं। इनके इस स्वभाव और सोच के पीछे एक ही कारण होता है, और वो ये कि इनको बचपन से अपने परिवार के प्यार और परवाह में कमी लगी थी। कोई इनके लिए कितना भी कुछ भी कर ले, ये कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाते। ये आदत बचपन से रहते हुए जिंदगी के अंतिम समय तक इनका साथ नहीं छोड़ती। लेखक इन स्वभाव और चरित्र के लोगों से भले ही दूर रहने की सलाह देते हैं, पर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमें खुद में भी इन बातों को खोजना चाहिए, और अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं तो हमें इन्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद को और इस दुनिया को एक बेहतर नजरिए से देखें। सबसे पहले तो अपने नजरिए को बड़ा करने की बहुत जरूरत है। जब तक हम अपनी सोच को संकुचित रखेंगे, तब तक हम अपने स्टार से तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपने अंदर की कमियों को मानना और उन्हें सुधारना कोई बुरी बात नहीं है। लोग आज भी अपनी गलती और कमियां मानने से डरते हैं और घबराते हैं। जब तक हम खुद के अंदर झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक हम औरों को भी समझने में असफल रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये भाग पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमारे साथ जरूर बांटें। और किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, इसीलिए कभी भी बहुत अच्छे लोगों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। से बेहद अच्छा व्यवहार करने वाले लोग भी अपने अंदर बहुत कुछ छुपाते हैं। जी हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि हर अच्छा इंसान बुरा है, लेकिन कुछ लोग खुद को अच्छा दिखाने का प्रयास इस तरह से करते हैं कि उनकी अच्छाई पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर एक गहरा अतीत दबा हुआ होता है। वैसे हर भाग में लेखक ने एक बहुत जरूरी बात कही है, और वो ये कि हमें इन बुराइयों से खुद को भी बचा कर रखना चाहिए। इस भाग में लेखक ने ऐसे 7 किस्म के चरित्रों या कह लें गुणों की बात की है, जिनसे आपको अपने आप को दूर रखना है। पहले हैं वो जिनको लेखक टफ गाय की श्रेणी में गिनते हैं। ये वो होते हैं जिनको ऊपर से अपने आप को एक बहुत ही शक्तिशाली और तेज स्वभाव का दिखाने की आदत होती है। अक्सर ये ही वो लोग होते हैं जो मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात को आंख बंद करके मानते हैं। पर अगर इनके इस व्यवहार के पीछे छुपा सच जानने की कोशिश की जाए तो पता चलेगा कि ये अंदर से बेहद नर्म और भावुक होते हैं। लेकिन अगर कभी किसी के सामने अपने इस रूप में आ जाएं, तो ये डर जाते हैं और अपने पुराने स्वभाव को दिखाने की ही कोशिश करते हैं। दूसरे हैं वो जिनको लेखक सेंट बुलाते हैं। ये वो होते हैं जिनको हमेशा से अच्छाई का दिखावा करना पसंद होता है, पर इनके अंदर दूसरों के प्रति ऐसी कोई भावना वास्तविकता में होती ही नहीं है। इन लोगों में ताकत और सत्ता का एक अलग नशा होता है, मगर ये सच दुनिया के सामने आने नहीं देते और इसलिए हमेशा एक अच्छाई का मुखौटा पहने रहते हैं। इसके बाद आते हैं पैसिव चार्मर्स, जिनके अंदर एक अलग सी कोशिश होती है। ये जहां जाते हैं पहले पहल सबको अपने माया जाल में फंसा लेते हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते और दूसरों की मदद के लिए तैयार दिखने वाले ये लोग कुछ वक्त बाद अपनी असलियत दिखाते हैं। जब आपको ये पता चलता है कि कैसे ये आपकी बुराई करते हैं और आपके बारे में बुरा बोलते हैं और सोचते हैं, तो आपको झटका लगता है। इनके इस स्वभाव से इनको पहचानना मुश्किल तो है, पर अगर आप कुछ बातों पर शुरू से ध्यान दें तो आपको इनके बारे में कुछ अंदाजा जरूर हो सकता है। अगला नंबर है फैनेटिक्स का, जो किसी भी हाल में बड़ी बड़ी बातें करके दुनिया में बदलाव लाने की बात करते हैं, लेकिन असल में ये अपनी खामियों और कमियों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद आते हैं रिजिड रैशनलिस्ट्स। ये वो लोग होते हैं जो किसी एक विचारधारा को अपना लेते हैं और इसके बाद इससे किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहते। ये स्वभाव से देखने में तो बहुत आदर्शवादी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की असलियत ये होती है कि ये इन आदर्शों से कोसों दूर होते हैं। औरों का मजाक उड़ाने और उन्हें परेशान देखने की एक अलग लालसा होती है इनमें। अब बात करते हैं स्नॉब की। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत पारंगत और पहुंचा हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें ये सारे गुण सिर्फ दिखावे और तारीफ के लिए होते हैं। इनकी जानकारी का स्रोत इनका काम होता है और ये उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश में औरों को कम समझने की भूल किया करते हैं। इसलिए इन जैसे लोगों से अपने आप की तुलना कभी ना करें। आखिरी में आते हैं द एक्सट्रीम एंटरप्रेन्योर्स, जिनको काम की जगह देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने काम में बहुत निपुण है, लेकिन सच ये है कि ये भी सिर्फ काम और उससे जुड़ी बातों की अधिक जानकारी को इसलिए लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वो अपनी कमियों को इस मेहनती और जानकारी से भरे हुए व्यक्ति के पीछे छुपाना चाहते हैं। इन सब के बाद लेखक हमें खुद इन अवगुणों से दूर रहने के लिए कुछ अनोखे साधन बताते हैं।
जिनमें से एक है खुद को पहले पहचानना, यानी आप जैसे हैं उसमें आपके अंदर क्या दोष है, इसके लिए खुद को टटोल कर देखिए। इसके बाद खुद जैसे हैं उसको वैसे ही स्वीकार करना हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में खुद को बिना किसी बुरे भाव के मन से स्वीकार करें, अपने अच्छे बुरे को साथ लेकर चलना शुरू करें। जब आप खुद को जान लेते हैं तो अपने अंदर सुधार करना आसान हो जाता है। इसके बाद अपने अंदर के विकार को समझने और उससे होने वाले किसी भी अच्छे प्रभाव की गुंजाइश को ढूंढिए। इसका एक सटीक उदाहरण है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अपने सपने में देखा था, जिसको सच करने में अपनी जी जान लगा दी। इसके बाद है खुद को जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। ये गुण सबको मुश्किल लगता है क्योंकि हम सब तारीफ और प्रोत्साहन के भूखे हैं, लेकिन यकीन मानिए एक बार अगर आप अपने आप को सच्चा और ईमानदार बना लें तो आपके लिए लोगों के मन में सम्मान भी बढ़ेगा और आप खुद भी संतुष्ट और खुश रह पाएंगे। इस भाग में जिन बातों पर हमने चर्चा की उनसे कोशिश करें कि आप कुछ बेहतर सीख पाएं और आगे अपने जीवन में उनका प्रयोग अवश्य करें। लेकिन इन सब में आपके अंदर कौन सा विकार है और आप उसे कैसे दूर करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। बाकी इस चर्चा को आगे सुनने के लिए सुनते रहिए। एक बात बताइए, क्या आप मानते हैं कि वाकई में नजर लगती है? इस भाग को सुनने के बाद आपको इस बात के पीछे का राज पता चल जाएगा। आइए सुनते हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की। इस भाग में बात हो रही है जलन की भावना की। जलन वो भावना है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और इसे कहीं न कहीं हम सबने महसूस भी किया है। वैसे ये तो वो बात है जो हम ऊपर ऊपर से समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितनी तरह से आपकी तरफ दिखाई जाती है? ये बिल्कुल सच है कि लोग जलन से भुगतते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक दूसरे की सफलता और खुशी इंसान को कमजोर करती है। वो जो खुद नहीं पा सकते उसे देखकर सामने वाले से जलन, ईर्ष्या और कुढ़ना कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम वैसे तो नजरअंदाज करते हैं, पर लेखक के अनुसार हमारा ये जानना भी जरूरी है कि जलन के चलते लोगों का या हमारा अपना व्यवहार किस प्रकार सामने आता है। जैसे पहला है लोगों की आंख। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, पर यकीन मानिए ये आपके सामने होता है। कुछ 3 सेकंड तक अगर आप किसी के चेहरे को देखें तो उसकी आंखों में आपको बदलाव नजर आएगा और उसकी नाक भी फूली हुई लगेगी, चेहरे पर एक खिंचाव दिखाई देगा और उसके तुरंत बाद वो इंसान आपको एक दिखावे वाली हंसी भी दिखाएगा। अब इतना देखकर तो कोई भी समझ सकता है कि ये भाव जलन की ओर इशारा करते हैं, इसलिए अपने देखने की आदत को थोड़ा और मजबूत करना जरूरी है। इसके बाद आते हैं वो लोग जो जलन में ऐसी बातें सीधा बोलते हैं जिससे आपको बुरा लगे। ये इसलिए आपसे आपकी गलतियां या कमियां नहीं बताते ताकि कहीं आप इनमें सुधार न कर लें, बल्कि इनका उद्देश्य ये होता है कि आपकी कमी जग जाहिर हो जाए और सबके सामने आपका मजाक बने ताकि आपको नीचा दिखाया जा सके। और इसलिए इनकी बातें भी तीर की तरह तेज होती हैं और उनमें कटाक्ष के अंश दिखाई देते हैं। पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग न सिर्फ बुरे लगते हैं बल्कि ये भी बहुत ज्यादा जलन की भावना से पीड़ित होते हैं। इनकी ये कमजोरी होती है कि ये सामने कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं रखते। इसीलिए लोगों के पीठ पीछे जाकर उनकी बातें करना और उनके बारे में बुरा भला कहना इनके लिए जलन की भावना को कम करने का या हल्का करने का एक उपाय होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपसे बड़ी दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन मौका मिलते ही आपका मजाक भी उड़ाते हैं और अपने हिसाब से बातें सिखाने पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। ये आदत कभी इनको आपके पास लेकर आती है और कभी आपसे दूर करने लगती है। अगले हैं वो जो तारीफ में भी व्यंग करके आपके काम को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इनकी तारीफ में छुपे अपशब्द अगर सुनने वाले को समझ आ जाएं, तो उसे दुख और तकलीफ से भर देते हैं। जरूरी है ऐसे टॉक्सिक लोगों से खुद को बचाया जाए और उनसे पहले से ही एक उचित दूरी बनाई जाए। लेखक को लगता है कि अगर आप खुद इस भावना का शिकार हो जाते हैं तो कभी भी खुद की तुलना दूसरों से ना करें। उनकी सफलता और उनकी मुश्किलें आपसे अलग होती हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी बात ये जानना है कि आप हमेशा खुद से बड़े से ही अपनी तुलना क्यों करते हैं? क्या कभी अपने से कम की ओर नहीं देखना चाहिए? उन लोगों को देखकर आपको अपनी सफलता का भी एहसास होगा और आपके अंदर अपनी ही की हुई मेहनत से जो प्रेरणा मिलेगी उससे आप और आगे बढ़ने में सफल होंगे। कभी कभी कंपटीशन अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ तब तक जब तक आपको नकारात्मक ना बना दे। कहीं भी ऐसी किसी भावना के होने से पहले रुक जाएं और सोचें कि कहीं जलन और द्वेष तो आप पर हावी नहीं हो रहा। देखिए, खुद को अच्छा समझने और मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये भावना भी एक हद तक ही ठीक है। जैसे जब हम इस भावना का शिकार हो जाते हैं तब हमें अपनी छोटी सी बात और सफलता बहुत बड़ी लगती है। किसी की भी कोई बात या कोई सुझाव हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अपनी हर बात के प्रति एक बचाव की भावना आने लगती है, जिसे हम डिफेंसिव होना भी कहते हैं। यही भावना व्यक्ति को सच्चाई से बहुत दूर ले जाती है कि सफलता का साथ भी ज्यादा दूर तक नहीं रहता है।
इनको समझने और पहचानने के लिए जरूरी है कि हम किसी भी ऐसी भावना को देखें जिसमें हमें या दूसरों को कोई भी सुझाव या सुधार का आइडिया पसंद ना आए। मन में अपने लिए एक ऐसी राय बन जाए जिसके आगे किसी की भी कोई बात पसंद ना हो। और जब आपको ये पता चले तो इस भावना से खुद को बचाने के लिए खुद के काम की खुद ही निंदा करना सीखें। अपनी कमियां और बुराइयां खुद देखें और अपने किसी भी अच्छे काम को समाज से जोड़ें और उसके उत्थान के बारे में सोचें। जब भी कोई सफलता हमारी अकेले की होती है तब उसमें अहंकार आना स्वाभाविक होता है, लेकिन वही अगर वो दूसरों के हित और बाकी लोगों से जुड़ जाए तो उसके मायने ही बदल जाते हैं। इस भाग में बस इतना ही, बाकी अगले भाग में जानेंगे कुछ और पुराने व्यक्तिगत चरित्र। कभी भी अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना करना समझदारी की बात नहीं मानी जा सकती। इस भाग में लेखक ने बताया है कि कैसे कई लोग अपने जीवन में कुछ छोटी मगर विशेष बातों को नजरअंदाज करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि वो हमेशा अपने आप को दुखी और असंतुष्ट पाते हैं। इस पर आगे बात करते हुए लेखक कहते हैं कि अधिकतर दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो एक उम्र के बाद अपने सभी तरह के निर्णय, चाहे करियर से जुड़े हों या निजी जीवन से, सब खुद ही तय करते हैं। उनके मन में कोई डर या शंका नहीं रहती। वो एक जगह से दूसरी जगह रोज उड़ान भरते रहते हैं। उनका मन एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, जिसकी वजह से वो एक जगह रुक कर ना तो नौकरी कर पाते हैं और ना ही किसी भी रिश्ते में चल पाते हैं। इस तरह के लोगों के बारे में बताते हुए लेखक ये कहते हैं कि इस प्रवृत्ति के चलते कोई भी काम करना असंभव हो जाता है। कितने लोग इस तरह से जीवन जीते हुए दिशाहीन हो जाते हैं। ना उन्हें अपने मकसद की पहचान हो पाती है और ना ही वो लंबे समय तक किसी एक काम को लगन से पूरा कर पाते हैं। इस पहली प्रजाति से एकदम अलग होते हैं दूसरी प्रजाति वाले। इनके अंदर अपने आप के लिए खड़े होने की नहीं होती। बचपन से अपने माता पिता के सानिध्य में पलने वाले हर छोटे बड़े निर्णय के लिए उन पर या औरों पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में वो कुछ नया या अनोखा नहीं करना चाहते, बल्कि उनको सिर्फ प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें ही समझ आती हैं। अब दोनों ही बातों को अगर आप समझ कर देखें तो एक संतुलन की कमी नजर आती है। ये इसलिए क्योंकि ना ही सिर्फ अकेले अपने मन की करनी चाहिए और ना ही दूसरों के मन की। सलाह और परामर्श की जरूरत सबको पड़ती है। इसके साथ ही लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं जिसका सीधा संबंध हम सबसे है। उनके अनुसार अगर कोई अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ले तो उसका बिना बात यहाँ वहां भटकना बंद हो सकता है। इस भाग में लेखक ने जेंडर के विषय में बताते हुए कहा है कि पुरुष और स्त्री भले ही एक ही सिक्के के दो पहलू हों, लेकिन कोई भी इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। अक्सर हम समाज द्वारा दी गई परिभाषा के चलते अपने अंदर ऐसे बदलाव ले आते हैं कि उनको पार करके आगे देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। इसको समझने के लिए लेखक ने एक उदाहरण देते हुए बताया है कि कैसे एक लड़का अपने बचपन में माता के व्यवहार और सोच से प्रभावित होते हुए अपने अंदर वही छवि बना लेता है जो उसकी माँ ने अपने जीवन में चाही हो। उसी तरह से एक बेटी अपने पिता के प्रेम और उसके जीवन की इच्छाओं को अपना लेती है और उसका स्वभाव और चरित्र उसी तरह से बनने लगता है। लेकिन बात अभी भी वही है कि अपने अंदर की नारी या पुरुष को जगाने में ये भी किसी भी तरह से सक्षम नहीं होते। यानी कई बार ये अपने माता पिता की गलतियां या इच्छाएं मन में दबाकर उसी के अनुसार अपने जीवन साथी से व्यवहार करते हैं, जिसके परिणाम ज्यादातर अच्छे नहीं होते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर हाल में अपने अंदर की महिला या पुरुष को ना दबाएं और खुद की पहचान करें। किसी का खालीपन लेकर खुद को भरने की कोशिश व्यर्थ है। इससे ना तो आपको सहायता मिलती है और ना ही आपके साथी को। जो तीसरा पहलू लेखक ने चुना है वो है हमारे अंदर की विशेषता, जिसको लेकर हम अनजान रहते हैं या शायद उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते। इसके बारे में लेखक कहते हैं कि हम जब भी एक समूह में होते हैं तब हम अपने आसपास के लोगों और उनकी बातों को प्रधानता देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें वो चीजें करनी पड़ती हैं जिन्हें हम करने से बचते हैं। इसे आजकल की भाषा में हम पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं। बस इस तरह की किसी भी चीज में जब हम फंस जाते हैं तब हम अपने अंदर की उसे खास बात को भी भूल जाते हैं जो हमें औरों से अलग बनाती है। ये कहना गलत नहीं है कि हर इंसान में कुछ न कुछ छुपा होता है,
जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की। अगर कोई भी किसी के दबाव में अपने स्वभाव के खिलाफ कुछ भी करेगा तो उसे नुकसान होना निश्चित है। इस आदत को हम कई बार सही साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए, गलत को आप किसी भी तरह से सही साबित तो कर देंगे, लेकिन उससे आप कहीं भी कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस मुश्किल को हल करने के लिए लेखक ने एक उपाय बताया है, जिसके अनुसार आप खुद को जागरूक करके अंदरूनी और बाहरी रूप से इस समस्या का सामना करने के लायक बन सकते हैं। इस भाग में लेखक ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जिनमें हमारी सजगता और कोशिश हमें एक बेहतर लक्ष्य और जीवन जीने में सहायक हो सकती है। अगर हम अपने अंदर छुपे इन गुणों और अवगुणों को समय रहते पहचान लें और उनके लिए आज से ही कोशिश में लग जाएं, तो ये हमारे अपने हित में होगा। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको औरों की वजह से अपना मन मारकर कुछ भी अपने स्वभाव और सोच के विपरीत करना पड़ा हो? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में चर्चा कर रहे हैं, वो है रॉबर्ट ग्रीन की लिखी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इस किताब में मानव चरित्र और स्वभाव पर विस्तार से बात करते हुए लेखक ने उन सभी पहलुओं की बात की है जिनसे हम इंसानों का कोई न कोई संबंध जरूर होता है। इसमें से इस भाग में जिस पर बात होने वाली है वो है हमारे अंदर बसने वाली विरोधाभास की भावना। कई बार हम किसी से बिना किसी वजह से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, वहीं किसी दूसरे से बेहद नफरत। अब एक साथ एक ही मन में अलग अलग भावनाएं आना थोड़ा अजीब भी है और थोड़ा रहस्यमय भी। तो आइए इस भाग में सबसे पहले जानते हैं इस विषय को और भी बेहतर तरीके से। लेखक कहते हैं कि कभी भी आप अगर अपने काम की जगह या समाज में देखें तो आपको एक नेता की जरूरत महसूस होती है। आपको किसी का आपके ऊपर चढ़कर बोलना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने अंदर की कमियों को छुपाने और सही करने में हमें एक व्यक्ति की सहायता और साथ की जरूरत महसूस होती है। लेकिन इसके विपरीत हमारे अंदर एक और भावना तेज हो जाती है और वो है सत्ता और सत्ताधारियों के विरोध की। इसके पीछे भी हमारे बचपन को जोड़ा जा सकता है। सोचिए कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने बचपन के दिन क्यों याद आते हैं? क्योंकि हमारे माता पिता द्वारा दिए गए स्नेह और प्यार को जब भी हम याद करते हैं वो हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन समय हो जाता है। लेकिन अपने दिल से पूछिए कि क्या उस समय कभी भी आपकी अपने माता पिता से कोई लड़ाई या मनमुटाव नहीं हुआ है? ठीक उसी तरह से अगर आपको अपने बचपन में उतना प्यार नहीं मिला तो भले ही आपको वो समय अपने जीवन का सबसे अच्छा समय ना लगता हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उस समय अपने माता पिता से प्यार और स्नेह पाने के लिए कोशिशें बहुत की होंगी। हमेशा मन में ये भी आया होगा कि शायद हम में ही कोई कमी है जिसकी वजह से हमें वो प्यार नहीं मिलता। इन सब बातों से आप ये निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं कि अथॉरिटी यानी हक और जिम्मेदारी में एक बहुत हल्की सी रेखा होती है जो कभी भी पार हो जाने पर आपको कमजोर कर सकती है। इसीलिए अपनी अथॉरिटी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा वातावरण बनाएं कि सब लोग आपके साथ आपके काम और उससे जुड़े हुए फैसलों की वजह से हों, वरना कोई आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम एक नेतृत्व को ऐसे समझें कि जब भी हम लीडर बने तो सबसे पहले एक मजबूत और अच्छी सोच हमारे साथ हो, जिसके साथ हम दूर की सोच पाएं, क्योंकि अपने बारे में चिंता करने वाले कभी भी किसी का भी नेतृत्व करने लायक नहीं होते। इसका मतलब ये है कि सिर्फ छोटे लक्ष्य को देखकर आप कभी भी लोगों के मन में अपनी जगह नहीं बना सकते। दूसरा, जिन लोगों का आप नेतृत्व कर रहे हैं उनका समर्थन मान लेने से नहीं होगा। आपकी सोच में जो हो जरूरी नहीं है कि वो भी सच ही हो, इसलिए कभी भी अपने व्यवहार को कठोर और अहंकारी ना बनाएं। इससे आप अपने लोगों का साथ हमेशा के लिए खो सकते हैं। एक अच्छे नेता की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा होती है और अगर उसका भरोसा टूट जाए तो उस नेता की कोई भी जगह नहीं रह जाती। कई लोग अच्छे व्यवहार को कमजोर व्यवहार समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके निर्णय और उनकी ताकत सब लोगों के आचार विचार के साथ बदलते हैं, जिस कारण लोग उन्हें कभी भी गंभीरता से नहीं लेते। अब आप बताइए कि क्या कमजोर होने में और अच्छे स्वभाव में कोई अंतर नहीं है? चलिए अब बात करते हैं इन बातों को अपने अंदर लाने की, जिसमें लेखक ने 3 ऐसी बातें बताई हैं जिनका पालन करने से हम अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पहला है अपने आसपास देखना और समझना। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने घर में माता या पिता में से किसकी चलती थी और क्यों, ये याद कर लीजिए। अगर जवाब आए कि आप किसी डर की वजह से किसी एक से प्रभावित थे तो चिंता ना करें, बल्कि अपने जीवन में आने वाले उन लोगों को याद करिए जिनसे आप कभी बहुत प्रभावित हुए थे, जिनको आपने गुरु ही मान लिया था। अब इन लोगों में ऐसा क्या खास या अलग था जो आप इनकी ओर खींचे चले गए? जब एक बार ये उत्तर मिल जाए तब बढ़िए अगले कदम की ओर। इसमें आपको अपने आचरण और व्यवहार पर ध्यान देना होगा, यानी जो भी लोग आपके साथ हैं क्या वो सच में आपकी बात समझ रहे हैं या आप उनसे किस तरह से बात करते हैं।
क्या आपको उनके मुस्कुराने और आपसे बात करने के पीछे कुछ नकारात्मक सा महसूस होता है या नहीं? अगर आप अपने स्वभाव में दोष देखें, जहां आप रोज सबसे लड़ते और नाराज होते रहते हैं, तो सबसे पहले अपनी इस आदत को बदलिए। इसके बाद ये समझिए कि हम जिस नजर से शासक को देखते हैं, क्या वो सच में वैसे ही हैं, या ये उनके काम की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से वो बाकियों से अलग हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़ा जबरदस्त नेतृत्व किया। उनका नाम लोग सालों साल पूरे सम्मान के साथ लेते हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनके काम की बात सब करते हैं क्योंकि उनका नेतृत्व भी इतना प्रभावशाली था कि लोग आज भी उन्हें याद करके गर्व से अपने इतिहास को दोहराते हैं। उम्मीद है आपको ये भाग जरूर पसंद आया होगा। आपको इससे क्या नया समझने को मिला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर कहानी का अंत तय होता है, जैसे इस चर्चा का अंत, और इस अंत से होगी एक नई शुरुआत जो सिर्फ आपको करनी है। भाग में हम सुनेंगे जीवन से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें जिनको लेखक ने इस उद्देश्य से लिखा है कि शायद हम उनसे अपने आप को अपने आसपास के लोगों में रहने वाले गुणों और अवगुणों से परिचित करा पाएंगे। सबसे पहले भाग की शुरुआत में लेखक ने बताया है कि हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करनी आनी चाहिए। आज अधिकतर लोग सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को समझना और पहचानना भूल चुके हैं। हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। कई सारे लोग अपने दिल की बात अपने अंदर ही छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं और हम इस झूठ और धोखे के चक्रव्यूह को कभी भेद ही नहीं पाते। कुछ लोग इस काम को करने में एक अलग तरीका लगाते हैं, यानी ऊपर से उनकी बातें आपको इतनी आकर्षक लगेंगी, लेकिन उनके अंदर छल और कपट भरा होता है। उनकी नीयत साफ नहीं होती, लेकिन उनके समझाने का तरीका ऐसा होगा कि सबको एक बार में पसंद आ जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। कुछ तो अपने हाव भाव और बातों से इस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन कुछ जोर जबरदस्ती से। उनका तरीका आपको पसंद ना भी आए, फिर भी वो अपनी बात पर ऐसे अड़ जाते हैं कि आपके पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई विकल्प होता ही नहीं है। इन बातों में आपको सजग होने की जरूरत है। किसी भी तरह से अपने बीते हुए अनुभवों को याद करें और साथ ही किसी भी तरह के अलग व्यवहार के लिए तुरंत ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। ये ना तो खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। वहीं अगर आपके अंदर भी ऐसे किसी तरह के अवगुण नजर आए, तो खुद को बदलने के लिए अपने अंदर इन बातों को पहचानें और स्वीकार करना सीखें। इसके बाद खुद के अंदर इन नकारात्मक बातों को सकारात्मक बातों में बदलने की कोशिश करें। लेखक यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो भी लोग आज के इस आधुनिक युग में हैं, उनके अंदर एक ही भावना है, और वो ये कि उनके अंदर जो है पहले से है। कुछ नया या अनोखा करने की क्षमता नहीं है। लेखक इस सोच को गलत मानते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी लोग ये मानसिकता रखते हैं, उन्हें कभी भी कुछ बेहतर करने का महत्व नहीं समझ आता। इस सोच की वजह से उम्र बढ़ने के साथ ही लोगों में कुछ नया करने की शक्ति भी खत्म होने लगती है। इस मुश्किल का एक ही हल है, और वो ये कि अपने अंदर छुपे हुनर को ढूंढें। और एक बार व्यक्ति को अपने अंदर छुपे हुनर की पहचान हो जाए, तो फिर वो किसी भी हाल में अपने आप को बेहतर बना ही लेता है। इसके साथ उसमें जिंदा दिली और उम्मीद भी कायम हो जाती है। एक बच्चे को जितना अपने बारे में पता होता है, उतना ही हमें भी जानने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जब हम अपने अंदर जोश और ललक को पैदा करते हैं, तभी हम कुछ अनोखा और नया कर पाते हैं। कोई भी पुराने मापदंड के अनुसार चलते हुए कुछ भी नया नहीं कर सकता है। इसके बाद आती है जीवन की वो सीढ़ी जिसे पार करना या ना करना हमारे हाथ में है। लेकिन अक्सर लोग इससे इतना डरते हैं कि जितना समय वो कुछ और कर सकते थे, उसे भी वो अपने हाथों से गंवा देते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे जीवन का अंत यानी मृत्यु है। इस शब्द को बोलने में ही लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है। कई तो इसे बोलना तक अशुभ समझते हैं, पर जो हम नहीं सोच पाते वो ये कि हर किसी को एक न एक दिन जाना है, और इसलिए इससे बचना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, अगर कोई चाहे कि वो इसे किसी और नजरिए से देखे, तो उसे अपने जीवन का महत्व समझना होगा। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हम अपने जीवन के दिनों को कम होते देखते हैं, पर अगर वही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए, तो हम अपने जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। इसको ऐसे समझें कि हमारे पास हर एक दिन कुछ नया और बेहतर करने का मौका है। जो इस समय को बचाकर उसका सही प्रयोग करते हैं, वो जरूर सफल होते हैं, और उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होता। वहीं जिनके लिए सिर्फ मृत्यु ही एकमात्र विषय होता है, वो कभी चैन से जी ही नहीं पाते, और उनके जीवन के दिन भी बिना कुछ किए बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में सच में अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। इस भाग में कही हर बात को ऐसे समझें कि आपको अपने जीवन में ना तो नकारात्मकता की जरूरत है और न ही वैसी सोच की। हर पल एक नई कोशिश में लगाएं, अपने आप को समझाएं और खुद में भी जरूरी बदलाव जो करने हैं उन्हें लाने की कोशिश करते रहें। किसी भी दिन को व्यर्थ ना करें। आपका हर एक पल कीमती है,
और इसलिए इसे सिर्फ अपने लिए जिएं और बुरी यादों को सिर्फ अनुभव के तौर पर याद रखें। उन्हें उनसे हर स्थिति की तुलना करके उसे खराब ना करें। बाकी इस भाग और चर्चा के बारे में अपनी राय हमारे साथ